Yeah, hello everyone. This is Sonia Singh again in front of you on the great platform of Education and Academy. तो आज yeah, we are live now. तो जैसे कि हमने मॉर्निंग वाले सेक्शन में डिस्कस किया था 11 बजे कि हम 50 डेज और 50 जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारी जो सेकेंड डे है इस टॉपिक का और हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में पेरोलिथिक साइट्स के बारे में कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनका लाइफ कल्चर किस तरह का था और किस तरह का जो लाइफस्टाइल था उसको इफेक्ट कर रहा था। और हमने ये भी जाना कि पेलोलिथिक से लेके मेसोलिथिक और मेसोलिथिक के बाद न्यूलिथिक में किस किस तरह के डिफरेंसेस हम देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि हम 4 बजे वाली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। हेलो एकता, कि हमारा मेन पर्सपेक्टिव यही होगा कि 50 डेज में एटलीस्ट हम 50 टॉपिक्स को कवर करें जो कि आपके जो सक्सेस को हो वो इंश्योर करें। हेलो विकी शर्मा, विभू, हेलो, वेरी गुड इवनिंग विभू। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम जो भी लाइव लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे। देखिए हमारा जो क्रैश कोर्स लॉन्च करने का पर्सपेक्टिव है, हमें बस इतना है कि एटलीस्ट अगर एनटी का नोटिफिकेशन सडन वे में आता है तो एटलीस्ट हम इतने प्रिपेयर रहें इन चीज़ों को लेके कि अगर 50 दिन या 15 दिन भी अगर एग्जाम में रहते हैं तो हम एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ निकल कर सामने आए। और इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सैटरडे फ्राइडे को हमने क्लास की थी जिसमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। वेरी गुड इवनिंग दीक्षा, सिमरन, वेरी गुड इवनिंग। हमारे काफ़ी जो मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट्स हैं वो फिर से हमारे साथ लाइव हैं, तो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। और डिटेल डिस्कशन करेंगे। एकता, हो सकता है कि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ना मिला हो, पर एक बार अगर दोबारा सर्च करेंगी या फिर हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो मैं एक बार चेक कर लूँगी क्लास खत्म होने के बाद। डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू टेलीग्राम, राइट। तो इंट्रोड्यूसिंग है हमारा क्रैश कोर्स जिसका हमारा मेन बेसिक पर्पस है कि हम ये डिस्कस कर सके कि 50 डेज में हम मोस्ट 50 टॉपिक्स कैसे क्लियर करेंगे और कैसे क्रैक करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमने डिस्कस किया है कि 10 यूनिट्स को समराइज किया है टॉप 50 टॉपिक्स में, ताकि आपका सिलेबस न सिर्फ कम पन्नों में सिमट कर रह जाए और आपको ये पता चले कि 10 टॉपिक्स को यूनिट्स को कवर करने से अच्छा है कि हम उसका जो जिस्ट है, क्रक्स है, उसको बाहर निकाल के रखें और ये जाने कि एनटी के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीजें बाहर निकल के अप्रोच के सामने बाहर आती हैं। संगीता, वेरी गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स दीक्षा, आपको पीडीएफ मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकती हैं। 11 बजे वाली क्लास भी और 4 बजे वाली क्लास भी, इसका सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो 50 टॉपिक्स और 50 डेज हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो इंश्योर कर रहा है आपके सक्सेस को कुछ और भी इंश्योर कर रहा है। वो कर रहा है हमारा एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन पैक। ओके। तो सब्सक्रिप्शन पैक लेने के बाद न सिर्फ आप अपने सक्सेस को इंश्योर कर पाएंगे, बल्कि आप ये भी डिस्कस कर आप खुद को ये जान पाएंगे कि आज से 3 महीने पहले की जो प्रिपरेशन आपकी थी, सब्सक्रिप्शन पैक लेने के बाद आपकी प्रिपरेशन न सिर्फ एनहांस होगी बल्कि ऊपर बढ़ेगी। बल्कि आप ये जान पाएंगे कि एनटी यूजीसी नेट का जो पर्सपेक्टिव है वो एग्जाम क्रैक कराना नहीं है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप ये बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि हमारा फोकस सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कराना नहीं बल्कि एग्जाम के अप्रोच को भी जानना होता है। रेखा चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। तो परफेक्ट स्टडी है, परफेक्ट स्टडी हम करवा ही रहे हैं आपको। देखिए किसी भी एस्पिरेंट का जो एक जर्नी होता है, जो मैं अपने लेक्चर में हर बार बोलती हूँ, वो एस्पिरेंट का जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। मुझे लगता है कि हर एक जो एस्पिरेंट है एक एक्सपीरियंट से बेहतर करने की कोशिश करता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जर्नी वहीं पे ख़त्म होती है जहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि हमें सही तरीके से सही एफर्ट्स कहाँ करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो, हेलो सुल्तान, ये देखा जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 महीने जी तोड़ मेहनत की है और एग्जाम से 15 दिन पहले अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका रिवीजन सेक्शन कैसे होगा, टेस्ट सीरीज कब लगाने हैं और टेस्ट सीरीज लगाते हुए आपका वे ऑफ क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या होगा, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपनी जर्नी को कितना भी ज्यादा स्ट्रांग और अच्छा बना लीजिए, लेकिन फिर भी आप उसमें
कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, हो सकता है बेहतर परफॉर्म ना कर पाए। बट परफेक्ट स्टडी एंड परफेक्ट पार्टनर हो सकता है, और साथ में मैं SRS 10 अप्लाई करके आप अपना कोड ले सकते हैं एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, जहाँ पे 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। सोनिया सिंह मेरा नाम है, इंटरनेट की हिस्ट्री मेंटर हूँ, मैं मेंटर हूँ। अब मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको सही गाइडेंस भी देना है। स्पेशलाइज्ड हूँ मैं हिस्ट्री में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे अच्छे गाइडेंस की वजह से अच्छा स्कोर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों के मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ें और बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। विकी शर्मा पूछ रहे कि मैम पेपर कब तक हो सकता है? क्योंकि देखिए, आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। र्यूमर्स हैं, जैसे कि नीट और जेई की बात निकलकर सामने आई, तो हम सितंबर या मिड ऑफ सितंबर मान के चल रहे हैं डेट्स। पर हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ पे बीइंग अ मेंटर, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, बजाय यूट्यूब पर जाकर 10 वीडियोस देखने के कि एग्जाम कब होगा और सबसे ये पूछने कि मैम एग्जाम कब होगा, कब हो सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आपका आउटपुट निकल कर आए आपके परफॉर्मेंस पे। आप ये देख पाएँ कि जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आप उसके लिए कितना प्रिपेयर हैं। राइट। दीक्षा तोमर कह रहे हैं कि फ़ी कितनी होगी? दीक्षा, हमारे पास आपकी फ्लेक्सिबल अप्रोच के हिसाब से फ़ीस अवेलेबल है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, और यहाँ पे ये भी इंश्योर करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो दीक्षा, विक्की मुझसे पूछ रही थी कि पेपर कब होगा? विक्की, मुझे लगता है कि पेपर, जैसा कि लास्ट ईयर भी एनटीए का अप्रोच रहा है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमने एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, और एग्जाम वन डे नहीं था, फुल फ्लेज एग्जाम चला था 1 से 1.5 महीने का। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एग्जाम फुल फ्लेज अगर 1 महीने तक चलता है, तो उसमें सिर्फ पेपर 1 ही नहीं, पेपर 2 नहीं, बल्कि मोर देन आई थिंक 50, मोर देन 200 सब्जेक्ट्स अगर हम रखते हैं, तो ये फुल फ्लेज कोर्स आगे बढ़ता रहता है पेपर का एनटीए के हिसाब से। तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा, तो जानकारी सबसे पहले आपको ही मिलेगी। एनटी का काम आपको इन्फॉर्मेशन देना ही, वो अगर नोटिफिकेशन अगर जारी कर भी देती है, तो उसका पर्सपेक्टिव आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है। वो अपने पास नोटिफिकेशन रख के भी क्या करेगी? सुल्तान, आई एम टोटली अग्री कि डिस्प्ले पे हिंदी में भी टॉपिक दिखाएं। मेरा बायलिंगुअल देखिए डिस्कशन चलता है, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी जो जानकारी है उसको आप शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। दीक्षा तोमर कह रहे हैं कि 3 महीने और 6 महीने का दोनों बता दें। देखिए, पहले तो 3 और 6 महीने का कोर्स लेने से पहले दीक्षा आप ये जान लें कि आइकॉनिक और प्लस में आपको फैसिलिटीज क्या अवेलेबल हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, स्ट्रक्चर कोर्स हैं, क्विज हैं, टेस्ट हैं, लिमिटेड एक्सेस है। बट आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटर भी दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी मेंटर आपके सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी मेंटर हूँ आइकॉनिक में, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पढ़ना क्या है, और ये भी बताऊंगी कि क्या नहीं पढ़ना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर फर्दर अगर आप किसी पीएचडी एंट्रेंस में अगर अगर एनरोल करती हैं खुद को, तो आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, डिसर्टेशन कैसे बनाना है, यानी कि आपकी जर्नी को स्मूथ करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको एक बेहतर गाइडेंस दे सकें। और ये आइकॉनिक का है। प्लस में सिंपली लाइव क्लासेस रहेंगी, क्विज टेस्ट है, स्ट्रक्चर कोर्स है, स्टडी मटेरियल हम आपको दे ही रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। प्लस और आइकॉनिक का बैच आप देख सकते हैं। प्लस में आपके पास इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, पीडीएफ एंड क्विजेज हैं, और आइकॉनिक में मोर देन स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ के उसमें मोड में। देखिए, किसी भी अगर ये सबसे बेस्ट पॉइंट इस चीज अनअकैडमी का ये है कि अगर आप इस तरह के कोर्सेज अगर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लाइव टेस्ट क्विजेस को आप अटेम्प्ट करके आप ये जान सकते हैं कि जिस भी तरह का कोर्स आप ले रहे हैं, उसकी कितनी ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन है, आपने प्रोग्रेस कितना किया, और कहाँ पे नीड है अभी प्रोग्रेस करने की। ओके। एंड दीक्षा का अगेन क्वेश्चन है कि 6 मंथ 3 मंथ का। देखिए, अगर 6 मंथ का आप लेते हैं तो 2700 पर मंथ के हिसाब से आपको 16,200 देना पड़ेगा 6 मंथ, जो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। 12 मंथ के लिए अगेन 1950 आपको हर महीने देना पड़ रहा है, और अगर आप SRS 10 का डिस्काउंट लेते हैं, तो आपको 500 रुपये हर फी के साथ डिस्काउंट दिया जाएगा। प्लस उसके साथ अगर आपने अनअकैडमी के साथ क्लासेस पहले किए हैं, तो उसका जो क्रेडिट होता है वो भी आपको साथ में ऐड करके दिया जाएगा। राइट। तो मेरी प्रेफरेंस है दीक्षा कि आप 12 मंथ या 24 मंथ के कोर्स को परचेज करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी जर्नी आपको प्रिपेयर करना ही नहीं, बल्कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, तो अगर आप कहीं पे भी अगर एनरोल होती हैं बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर या बीइंग कैंडिडेट, कहीं पे भी एनरोल होती हैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए या कहीं पे भी, तो वो आपके लिए बेनिफिटेड ही है। और मात्र 1600-1700 रुपये महीने का फी पे करके अगर आपको लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ,
डाउट सेशंस मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भारी रकम होगी। राइट। पेपर 1 पेपर 2 के लिए हमारे पास बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं। पेपर 1 में, पेपर 2 में भी ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री की हम बात करें, कॉमर्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हम अवेलेबल हैं यहाँ पर। और आपको अपना कोर्स बस लेना है और अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है, बिना ये जाने सोचे कि यहाँ पर कोर्सेज किस तरह से होंगे, क्योंकि हम वी ऑल आर बेस्ट एजुकेटर्स और हमारा काम यहाँ पे सिर्फ टीच करना नहीं होता है, हमारा काम आपको मेंटरशिप देना होता है, ताकि आपको ये पता हो कि एटलीस्ट जिस भी तरह के कोर्स को आप परचेज कर रहे हैं या ले रहे हैं, कम से कम उसका क्या एक्सेस है, आप कितना सीख पा रहे हैं। और उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है कि जो भी कोर्स हम पढ़ा रहे हैं या जो भी हम काम करवा रहे हैं, एटलीस्ट उसमें इतनी ऑथेंटिकेशन हो कि आप ये इंश्योर कर पाएँ कि आपकी जो स्टडी है वो कम से कम बेहतर और एक अच्छा आउटपुट निकल कर आपके सामने आए। मिस्टर राज, वेरी गुड इवनिंग। नाउ प्राइस हाई कलर चल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छी और प्लस पॉइंट बात ये है कि आपको अनअकैडमी फ्री कोर्सेज दे रहा है कि अगर आप 6 महीने का अगर कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने का कोर्स साथ में आपको मिल रहा है, और 12 महीने के कोर्स में आपको 2 महीने का कोर्स और मिल रहा है, यानी 14 मंथ्स का जो कोर्स है आपको दिया जा रहा है। तो आई थिंक 6 मंथ, 8 मंथ और 24 मंथ्स या 14 मंथ्स काफ़ी होते हैं किसी भी एजुकेटर के लिए एक अच्छा जजमेंट लगाने के लिए कि हम कहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को कर पाए हैं और कहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को और एनहांस करने की ज़रूरत है। तो ये जो प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अनअकैडमी दे रहा है, मुझे नहीं लगता कहीं पे इजीली आपको मिल पाएंगे। कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी कंप्लेंट्स हैं, कुछ भी क्लेम्स हैं, तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल कुछ भी है अगर आपका, तो या हमारी वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर जाकर अपने सवालों को आप रख सकते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड ऑन द मेन पॉइंट। ये शिक्षा दोनों पेपर्स का यही है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा पेपर अगर आपको परचेज करना है तो कम से कम 16,000 आप खर्च कर रहे हैं 6 महीने के लिए, तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पूरा का पूरा एक हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी दे रहे हैं ना। ये कोर्स पढ़ने के बाद आप इतना मान के चलिए कि आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है, SRS 10 का कोड अप्लाई करके आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आपने पहले से अगर पढ़ाई की है तो इजीली आप वहाँ पे क्रेडिट्स को काउंट करके अपना जो डिस्काउंट है वो बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास फाइनली। ये था अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन। वो इसलिए बताना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों के मन में एटलीस्ट डाउट ना रह जाए कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन अगर आपको पता चलेगी, आप ये जान पाएंगे कि बेस्ट एजुकेटर्स बेस्ट प्लेटफॉर्म पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, तभी आप ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी सक्सेस कितनी ज़्यादा एनहांस हो सकती है। ओके, सो नाउ 11 बजे की क्लास में हमने डिस्कस किया था पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। और अब हमारी डिस्कशन रहेगी रेस्ट ऑफ द 4 पॉइंट्स के ऊपर। देखिए स्टार्टिंग में हमने प्री हिस्ट्री के बारे में एक मैं समरी आपको दे देती हूँ। प्री हिस्ट्री में हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे सारे एविडेंसेस जिसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, उसको हमने कहा प्री हिस्टोरिक पीरियड का टाइम। पर अगर मैं प्री हिस्ट्री प्लस हिस्टोरिक को दोनों को अलग करती हूँ तो दोनों का मीनिंग अलग अलग निकल के सामने आता है। प्री हिस्टोरिक यानी कि हिस्ट्री से पहले का टाइम, तो जाहिर सी बात है अगर हिस्ट्री का मतलब हम ये समझते हैं कि पास्ट की स्टडी को करना इतिहास होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस स्टडी को करने के लिए ऑब्वियसली अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, इवन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वट एवर सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी, तो उसका 2-3 तरह का फेज होता है। एक तो वो एविडेंसेस जो अवेलेबल हमारे पास होते हैं, एक वो जो हमारे पास नहीं होते हैं। फाइन, तो हमारा प्री हिस्टोरिक सेशन में मेन ऑथेंटिकेशन इसी के ऊपर रहता है कि हम जिस भी तरह के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करना चाहते हैं उसमें हम रिटर्न रिकॉर्ड्स को भी मेंशन करते हैं, और साथ साथ में हमारे जो लिटरेरी फैक्ट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, हर एक चीज़ जो हमें हिस्ट्री में इन्फ्लुएंस करती है। बट ऑन द अनदर हैंड अगर हम प्री हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो प्री हिस्ट्री से हमारा मतलब होता है कि इतिहास से पहले का जो टाइम है, यानी हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है, पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर बेस्ड है कि वो थी भी कि नहीं है,
और वो प्री हिस्टोरिक टाइम में, पेलोलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियो में, चालको में और आयरन में हमारा मेन फोकस होता है साइट्स के ऊपर, जहां से एनटीए बनाता है सवाल। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर पेपर पढ़ने से पहले आपका फोकस इसके ऊपर भी होना चाहिए कि आप जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, ए से लेके जेड तक या कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, तो उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, आप दो चीजों को ध्यान में रख के चलें। एक तो पहला ये कि आप पढ़ क्या रहे हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2, क्या जो आप पढ़ रहे हैं। तो हेलो रोहित वर्मा, गुड इवनिंग। रामा, यस रामा, एब्सोल्युटली राइट। जो क्रो मैग्नन है वो मेसोलिथिक में ही आएगा, मेसोलिथिक में आएगा, राइट, गुड, ठीक है। तो आपको देखिए मेरा ये 50 डेज और 50 डेज का 50 टॉपिक्स एंड 50 जो टॉपिक्स एंड 50 डेज का जो कंप्लीट कराने का क्रैश कोर्स का जो पर्सपेक्टिव है, मैं आपको ये बता दूं कि इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको ये इंश्योर होना पड़ेगा कि आपका सक्सेसफुल होना काफी हद तक तय है। दूसरी बात, बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ मेंटर, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप कोई सा भी कोर्स अगर चूज करते हैं या कोई सा भी पेपर आप चूज करते हैं, तो अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर चूज करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो यहाँ पे हमने ये कोर्स इसलिए लॉन्च किया है कि हम आपको पेलोलिथिक में, मेसोलिथिक में सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे, राइट। सुल्तान 12 मंथ का फी, जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ। ट्वेल्व मंथ का फी है आपका सुल्तान 40,000 अप्रॉक्स, और 1688 रुपये आपका हर महीने का जो पे है वो जाएगा ईएमआई के बेसिस पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो 6 मंथ का, 12 मंथ का भी ले सकते हैं। कम से कम आपको ये पता चलना चाहिए कि जो प्रिपरेशन आपने की है उसका जो अप्रोच है और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, उस अप्रोच के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। क्योंकि पता है होता क्या है कि अल्टीमेटली हम प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, बट सही गाइडेंस की वजह से, रास्ता पता ना होने की वजह से हम स्टक कर जाते हैं और फिर लगता है कि अब तो चीजें बस विड्रॉ ही हो रही हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको ये डिस्कस कर रही थी कि आप हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अगर उठाकर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने की जरूरत ये है कि जो सा भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो आपके एग्जामिनेशन को टारगेट करता हो। यानी आपको ये पता हो कि अगर मैं पेलोलिथिक पढ़ रहा हूँ या मेसोलिथिक पढ़ रही हूँ, तो इस यूनिट से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता ही है, उससे बाहर ये पेपर नहीं जाता। उसका कोई फायदा नहीं कि आप चालकोलिथिक को पढ़ने में 3 दिन लगा दे और वहां से एनटीए कोई भी सवाल ना बनाए। तो मैंने मॉर्निंग की क्लास में भी डिस्कस किया था 11 बजे कि एनटी का जो पर्सपेक्टिव है वो फैक्ट से हटकर अंडरस्टैंडिंग पे आ गया है। यानी साइट्स के साथ साथ अब वो भी ये भी पूछेंगे कि भीमबेटका की खासियत क्या है, आदमगढ़ कहाँ पे है, या चौपानी मांडो की खासियत भी क्या है, या फिर बेलन घाटी में कौन कौन से साइट्स अवेलेबल होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो हमने पेलोलिथिक के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम बात करेंगे मेसोलिथिक के बारे में, न्यूलिथिक के बारे में, चालकोलिथिक के बारे में और आयरन एज के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, तो उसका मैं एक ब्रीफ समरी आपको दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा हम कनेक्ट होकर क्लास के साथ चलें। फिर हम बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड की। सुबह हमने डिस्कस किया था 5 तक पेलोलिथिक के बारे में, जिसका हमारा मेन पर्सपेक्टिव था कि हम ये जान पाए कि जो पेलोलिथिक है या पेलोलिथिक से पहले का जो टाइम फेज है, राइट, जो पेलोलिथिक है या पेलोलिथिक से पहले का जो टाइम फेज है, उसमें हमने ऑस्ट्रलोपिथिकस से लेके होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में डिस्कस किया था, राइट। हमने उनकी पूरी जर्नी डिस्कस की। हमने ये डिस्कस किया कि उनकी लाइफ में चेंजेस क्या क्या रहे, उनका जो माइंड का डेवलपमेंट था वो कहाँ तक चेंज हुआ, फिर होमो इरेक्टस तक आते आते होमो सेपियंस में वो कन्वर्ट कैसे हुए, और होमो सेपियंस से सेपियंस में जब वो कन्वर्ट हुए, बीइंग अ मॉडर्न मैन, तो उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हुए। ऑस्ट्रलोपिथिकस में जब उन्होंने ये जाना, बीइंग ऑस्ट्रलोपिथिकस, की
जो रफ टूल्स हैं उनका काम सिर्फ जानवरों को मारना होता है और उनको उस टूल्स के साथ, स्टोन के साथ उनको उनके मांस को चीरना या फाड़ना होता है। बट जब हम थोड़ा सा और डेवलप कर गए, यानी जब हम 36 मिलियन से हम आ गए ऑलमोस्ट 25,000 साल पर, जो टाइम पीरियड होमो सेपियंस सेपियंस का ऑलमोस्ट जाना जाता है, तो हमने उसमें जाना कि होमो सेपियंस सेपियंस ने यहाँ पे सिर्फ ना ये जाना कि टूल का यूज जानवरों को मारने में होता है, उनको चीर फाड़ करने में होता है, बल्कि ये भी जाना कि टूल्स का साइज चेंज हो गया। और टूल्स का साइज चेंज होने के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि उस टूल्स का यूज एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने में और अनाज को स्टोर करने के लिए पोट्री की नीड हमने महसूस की। और केव्स में न सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए हमने पिक्टोग्राफी का यूज किया था, बल्कि उस केव्स में रहने के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि उस केव्स में अपने मनोरंजन के लिए, बारिश से, धूप से खुद को बचाने के लिए उन्होंने केव्स को एक घर की तरह बनाना शुरू किया। और वहीं पर उन्होंने ये तय किया कि अब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। जहां पैलियोलिथिक में हमने ये डिस्कस किया था कि लोग ग्रुप्स में रहा करते थे, 100-100 का झुंड बनाकर, ताकि कि वो यूनिफाइड होकर जानवरों से और बाकी जो अलग अलग कबीले हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उससे अपनी रक्षा कर सकें। वहीं हमने जाकर होमो सेपियंस सेपियंस में ये डिस्कस किया और ये जाना कि जो 100 ग्रुप्स का जो एक किंगशिप चलता था, वो होमो सेपियंस सेपियंस में चलता तो वो तब भी वैसा ही था, पर फॉर्मेट में चेंज ये आ गया कि अब उन्होंने ये जान लिया कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अब ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही जगह पर स्टेगनेंट होकर रहें। यानी कि पैलियोलिथिक में भी हमने ये जाना था कि उनकी स्टेगनेंसी वहीं तक है, उनकी स्टेगनेंसी यानी कि उनको वहीं पे रहने की आदत है। पर होमो सेपियंस सेपियंस के रूप में हमने ये जाना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अगर आप ये सोचें कि अगर आप मार्च में अगर वीट की प्रोडक्शन करते हैं और बाद में जाकर अगर आप चावल या राइस की प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में हमें रहने की जरूरत है जहां पर हम प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, राइट। तो एक ये समरी हमने डिस्कस की पीछे, और अभी हमारा जो फॉर्मेट है वो बढ़ेगा थोड़ा सा मेसोलिथिक के ऊपर, जिसका टाइम पीरियड मैं डिस्कस कर लेती हूँ। पैलियोलिथिक का हमने बताया था कि 2 मिलियन से लेकर 10,000 बीसी तक का है। मेसोलिथिक अगेन 10,000 से 800 बीसी तक का है। न्यूलिथिक का जो टाइम पीरियड है अगेन 80,000 से लेके 4,000 बीसी तक है, और चालकोलिथिक का अगेन 1500 बीसी तक रहेगा, और आयरन एज 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक है। जो आयरन एज है इसके बारे में हम एक रफ फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रॉपर एक पूरा एक लॉन्ग डिस्कशन है या अच्छी डिस्कशन हम कर सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले टाइम फेज में, या थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो वैदिक एरा या उस टाइम में जब मगध बनना शुरू होता है, या फिर हम जनपद से महाजनपद, या फिर महाजनपद से हम एक बड़े से एम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जहां पे हमने आयरन की नीड को महसूस किया। तो उसमें हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हमारा फोकस मिजो, नियो और चालको के ऊपर रहेगा। आयरन के बारे में एक रफ डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम जाने कि आयरन एज का इंपॉर्टेंस क्या था। दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स कम अहेड। मिजोलिथिक की बात करें यानी मिडिल स्टोन एज, मिजो से ही आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर हमारा जो मिजो मतलब मिडल स्टोन एज, जो ऑलमोस्ट 10,000 से लेके 600 बीसी तक चला, और फ्रॉम द साइड्स ऑफ मेसोलिथिक एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथिक वर फाउंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैलियोलिथिक में अचानक से जहां हमारे टूल्स की और स्टोन एज का जो पत्थर बनाने का फॉर्मेट था वो बहुत बड़ा था, तो माइक्रो में आते आते छोटा क्यों हो गया? तो देखिए हुआ क्या था कि पेलुस्टिन वाला जो एज था हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया 11 बजे वाली क्लास में, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था तो हमारे पास चीजों के लिए मॉडरेशन नहीं था, क्योंकि जब हम एक ही मौसम में एक लंबे वक्त तक रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें खाना कैसे है, रहना कैसे है, कपड़े गर्म पहनने हैं, गर्म खाना खाना है, गर्म पानी पीता है। इंडिया में अक्सर सर्दियों के मौसम में ऐसा करते हैं, राइट। पर आप देखते होंगे कि जैसे ही ये वेदर चेंज होकर गर्मियों में शिफ्ट होता है, जैसे कि अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं गर्मियों में, तो वो मॉडरेशन चेंज होता है सर्दी से लेके गर्मी वाले सेशन में, तो सडनली चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वही हुआ आज से, अगर मैं 36 मिलियन अगो की बात करती हूँ, जब हम पेलोस्टिन वाले टाइम पीरियड में थे तो आइस एज में थे, राइट। और हम जब हेलोस्टिन वाले सेशन में आए तो हमारा जो मौसम था वो पूरी तरह से मॉडरेशन में चला गया, ठीक है।
मॉडरेशन में जाने के बाद हमने ये महसूस किया कि भाई आइस एज में तो हम बहुत लंबे वक्त तक भी रहे और हम बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे। पर जब क्लाइमेट मॉडरेट हो गया, जब हम यहाँ से कश्मीर से चले गए बागोर वाली जगह पर, राजस्थान चले गए, आजमगढ़ चले गए, एमपी वाला सेक्शन देख लें, हम ईस्टर्न इंडिया का सेक्शन देख लें, सदर्न जो साउथ रिवर कृष्णा वाला है या फिर यूपी वाला बिहार वाला सेक्शन है, तो हमने वहां पे महसूस किया कि ये तो कश्मीर से थोड़ी सी अलग जगह है, राइट। और हमने महसूस किया कि यहाँ पर हमें सरवाइव करने के लिए एक मॉडरेट क्लाइमेट के साथ साथ एक मॉडरेट लाइफस्टाइल की भी जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक मॉडरेट क्लाइमेट में रहकर अगर मॉडरेट क्लाइमेट की तरह अगर बिहेव नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है या नेचर है उस मॉडरेट क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए जहां पर पैलियोलिथिक की हम बात करें तो स्टोन्स का जो साइज कुछ इस तरह का था, और जब हम लोअर में गए तब भी स्टोन का साइज कुछ ऐसा था, मिडल बेबे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, और अपर में भी आकर थोड़ा सा जो स्टोन्स का साइज था वो कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ, ठीक है। पर मेसोलिथिक में जब हमने सरवाइव किया कश्मीर से निकलकर बागोर की तरफ, आदमगढ़ से निकलकर एमपी की तरफ, या सेंट्रल इंडिया की बात करें या ईस्टर्न इंडिया की बात करें, तो हमने महसूस किया कि जो तराइन वाले पूरे के पूरे इलाके, यानी कि हमने पानी की तरफ थोड़ा सा अब खुद को सरवाइव करना शुरू किया कि हम वहां पर बसे जाकर जहां पर पानी की जो मौजूदगी है वो ज्यादा है। तो सीधी सी बात है कि अगर पानी में कोई पत्थर रह रहा है तो उसका साइज छोटा होगा, जो पेबल्स का साइज है वो छोटा होगा। तो माइक्रोलिथिक में यानी छोटे जो स्टोन टूल्स थे उसमें हमने 5 सेंटीमीटर तक के साइज के जो टूल्स थे वो देखने को हमें मिलते हैं, यानी स्टोन्स का जो साइज था वो काफी हद तक कम हो गया। अब मेसोलिथिक और पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं क्या है, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में भी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम बात करते हैं यहाँ पेलियोलिथिक की, एक सेकेंड, राइट। हम बात करेंगे यहाँ पेलियोलिथिक की, हम बात कर रहे हैं मेसोलिथिक की, और हम बात करेंगे न्यूलिथिक की। एक थोड़ा सा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या था और हम क्यों इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, पेलियोलिथिक में जब हमने डिस्कस किया तो पेलियोलिथिक में हमने बस ये जाना कि हम जानवरों को मार सकते हैं, उनके मांस को चीरफाड़ कर सकते हैं और उनको कच्चा खा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बाद में जब कॉन्सेप्ट इंक्रीज हुआ तो हमने लगा कि हम जानवरों को का जो मांस है पका के भी खा सकते हैं, यानी पेलियोलिथिक में रफ फॉर्मेट सब चल रहा था, ठीक है। यानी कि हमने जानवरों को भी देखा, हमने मारना भी सीखा, हमने उनके जो चमड़े थे या स्किन थी उनको चीरना फाड़ना भी सीखा, हमने गुफाओं में हल्का फुल्का रहना भी सीख लिया, जानवरों से बचने के लिए आग का भी प्रयोग सीख लिया, पत्थरों को टकराकर हमने वापस से आग जलानी भी सीख ली, और हल्का फुल्का अगर कहीं अगर आसपास एग्रीकल्चर था, कोई पेड़ पौधा था तो उसको देख कर हमने खा पी कर सर्वाइव करना भी स्टार्ट कर दिया। पर जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं न्यूलिथिक वाला सेक्शन में, तो आप देखेंगे कि वास्ट जो एक ह्यूज डिफरेंस नजर आता है हमें न्यूलिथिक वाला जो फेज है। न्यूलिथिक में बेसिकली हम 4-5 तरह की चीजें देखते हैं, राइट। यहाँ पर हम ना सिर्फ कल्चर्ड हो गए, यानी थोड़ा सा हमें कपड़े पहनने की तमीज आ गई, हमें पता था कि हमें अपने हथियारों को कैसे बनाना है। यहाँ पे स्टोन का साइज भी चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर भी करना सीखा, हमने यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी करना सीखा, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हमें कश्मीर के बुर्ज होम में भी देखने को मिलता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रुप में रहना स्टार्ट करें, राइट। तो इन 3-4 चीजों की जगह थी, और डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर दोनों में सिमिलैरिटी बस इतनी थी कि जहां हमने ये सीखा कि ये सिमरन यू आर राइट, ठीक है। तो जहां हमने एग्रीकल्चर से ये सीखा कि एग्रीकल्चर कर कर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर 12 महीने होते हैं हमारे पास और उसमें 6-6 महीने हम काउंट करते हैं, तो न्यूलिथिक फेज में अगर 6 महीने अगर मैं यहाँ सर्वाइव कर रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर इस 6 महीने में अगर मैंने गेहूं खाकर, ज्वार खाकर, बार्ले खाकर अगर अपनी जिंदगी गुजारी है, तो ये रेस्ट ऑफ द जो 6 महीने हमारे पास बचते हैं उसमें मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे इतना स्टोर कर लूं पोट्रीज में, ग्रेनरीज के रूप में,
ताकि मुझे आने वाले 6 महीने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए हमें एविडेंसेस मिलते हैं पोट्री के, आर्टिफैक्ट्स के, ऑर्नामेंट्स के, ग्रेन्स के, क्रॉप्स के, न्यूलिथिक सेशन में का जो हमारा फेज है, राइट। अभी 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम शिकार के लिए निकले, कोई जानवर मिला ही ना हो, ठीक है, हमने अनाज पैदा किया हो और उस वक्त में बाढ़ आ गई और कोई वहां पे पौधा या क्रॉप्स पैदा ही नहीं हुई हो, तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली क्रिएट होती है। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे 2 तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट किया। हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर भी किया और हमने यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी किया। दोनों को करने का मकसद बस ये था कि अगर एग्रीकल्चर में हमारे पास फुल फ्लेज संभावनाएं होंगी स्टोर करने का अनाज या फिर खाने का, रहने का, दूध का, हर चीज का, तो डोमेस्टिकेशन में हमने सोचा कि अगर बाय द वे किसी भी वजह से कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है, तो हम डोमेस्टिकेशन में न सिर्फ जानवरों को हम अपने सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि वक्त आने पर उनको मार के खाया भी जा सकता है। पर पैलियोलिथिक वाले फेज में बस इतना सा फर्क था कि पैलियोलिथिक के फेज में हमने ये जाना कि वहां पे सिर्फ जानवरों को मार के खाने तक का कॉन्सेप्ट था। एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट कहीं हल्का फुल्का देखने को मिला, बहुत माइनर या तो बिल्कुल भी नहीं। बट अगर मेसोलिथिक की बात करें, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं अभी, तो मेसोलिथिक को अगर देखें तो हम यहाँ पर हमने ये जाना कि मेसोलिथिक में हमने पैलियोलिथिक वाला सेक्शन, यानी हमने यहाँ पे जानवरों को मारा भी, उनके मांस को भी प्रयोग में भी लेके आए, चमड़े का भी प्रयोग किया हमने, हल्का फुल्का एग्रीकल्चर भी किया, टूल्स का भी शेप जो था वो चेंज हो गया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो मेसोलिथिक क्या है? मेसोलिथिक अल्टीमेटली पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच का एक अपना एक सब डिवाइडेड पॉइंट है, यानी थोड़ा सा पैलियोलिथिक भी आएगा, थोड़ा सा न्यूलिथिक भी आएगा। हमने एग्रीकल्चर करना भी सीख लिया था हल्का फुल्का, और ये भी जाना कि भाई अगर जानवर को खाना है, पकाकर खाना है, मार के खाना है, तो उसके मांस को पकाकर खाएं, रादर की कच्चा खाने से अच्छा है। यानी कि दोनों के बीच का एक लेस एडवांसमेंट अगर हम बोले तो मेसोलिथिक में देखने को मिलता है, और नियोलिथिक तो अपने आप में फुल फ्लेज एडवांस लेवल है, जहां पे हमने सेटल्ड होकर एग्रीकल्चर करना सीखा और ये जाना कि एग्रीकल्चर कर कर हम सेटल होकर अपने लाइफस्टाइल को न सिर्फ चेंज कर सकते हैं, बल्कि उसमें एनहांसमेंट भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो ये एक समरी थी इसकी। और मेसोलिथिक की बात करें तो ये वाला जो आपका अगर आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट है, इसके साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा कि हमारा काम यहाँ पे एनटीए के पर्सपेक्टिव को चेक करना है अल्टीमेटली, कि एनटीए सवाल कैसे बना रहा है। एनटीए सवाल ये बनाएगा कि भाई माइक्रोलिथिक्स क्या होते हैं। मान लीजिए आपको असर्शन और रीजन में 2 सवाल आ जाते हैं, तो असर्शन और रीजन का जो सवाल अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोलिथिक क्या होते थे, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमने पैलियोलिथिक से स्टार्ट करके मेसोलिथिक में पहुंचे और मेसोलिथिक से स्टार्ट करके न्यूलिथिक में पहुंचे। तो माइक्रोलिथिक ऐसा क्या था कि भाई पैलियोलिथिक में बड़े बड़े स्टोन बनाए जाते थे, टूल कल्चर्स था, बहुत बड़ा बड़ा हथियार बनाया जाता था। नियो में वो पॉलिश्ड हो गया नियोलिथिक में आकर, बट माइक्रोलिथिक में आते आते ऐसा क्या हुआ कि जो स्टोन्स का साइज था वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोन का साइज इसलिए छोटा हो गया क्योंकि पैलियोलिथिक में हम जब सर्वाइव कर रहे थे तो हमारे पास मॉडरेट क्लाइमेट ना होने के साथ साथ ऑप्शंस की बहुत कमी थी, राइट। बट माइक्रोलिथिक में आते आते हमने ये भी जान लिया कि माइक्रोलिथिक में सर्वाइव करने के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम उन चीजों की जरूरत पड़ेगी जहां पर हम ये जान पाएंगे कि न सिर्फ स्टोन छोटे थे, बल्कि एक जो सर्वाइवल का फिटनेस था, यानी पानी की जरूरत जो हमें महसूस हो रही थी। मैंने यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम मेंशन किए, चाहे वो कृष्णा रिवर हो, ठीक है, सेंट्रल ईस्टर्न का अगर हम पार्ट करें तो ये वाले जो मैदान हैं मोस्टली वहां पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है, मौजूदगी, वो काफी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि आपने कभी देखा होगा नदियों में या फिर कहीं पे भी कि अगर आपके पास किसी नदी में बहुत सारे पत्थर पड़े होते तो उनका साइज काफी छोटा होता है, रादर कि उनका साइज बड़ा हो, ठीक है। तो ये एक असर्शन रीजन में आने वाले सवाल हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में हम शिफ्ट तो कर गए, पर कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेसोलिथिक के सारे जो हमारे टूल्स एंड हम वेपन कह सकते हैं एक तरीके से, कि अगर मैं यहाँ पे पैलियोलिथिक की बात करूं तो हमारे जो स्टोन का जो एक रफ फॉर्मेट था टूल्स के तौर पे या जानवरों को मारने के लिए, कुछ इस तरह का था, ठीक है। पर जैसे ही हम मेसोलिथिक में शिफ्ट होते हैं तो न सिर्फ उनका शेप चेंज होता है, बल्कि आप देखेंगे कि आगे से वो नुकीले होने के साथ साथ उनका साइज भी काफी छोटा हो गया है। अगर पैलियोलिथिक में अगर पत्थर का साइज इतना बड़ा था तो मेसोलिथिक में आते आते उनका साइज कुछ इस हद तक छोटा हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो न सिर्फ इनकी क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, बल्कि क्वालिटी के साथ-साथ हमने ये भी देखा कि दीपक क्या सवाल है आपका? मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या कह रहे हैं आप? दीपक मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, मुझे लगता है बाइलिंगुअली मेरा लेक्चर चल रहा है। देखिए मेरी कोशिश यही है कि मैं जो कंटेंट पढ़ा रही हूँ आपको कम से कम बेहतर तरीके से समझ में आए और आप फोकस्ड होकर उसको समझें और पढ़ें और जानें, राइट? फिर भी मैं कोशिश करूँगी दीपक कि मैं मैक्सिमम लेक्चर जो है प्रॉपर हिंदी में डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है? तो अगर हम मेसोलिथिक की बात करें यानी मध्य पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें ये ध्यान में आता है कि जो टूल कल्चर है यानी हथियारों का पत्थरों से बनाने का जो तरीका है उसमें काफ़ी बदलाव आता है। जहाँ पैलियोलिथिक में हमारा जो टूल कल्चर था कुछ इस शेप में था, आते-आते मेसोलिथिक में वो काफ़ी हद तक बदल गया और हमने यहाँ पर ये तय किया कि वैरायटी लेके आनी है ताकि हम जानवरों को न सिर्फ मार पाएँ, टारगेट कर पाएँ, बल्कि उनके मांस को भी इज़िली हम चीर-फाड़ कर उसके अपने यूज़ में लेके आ सकें। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ इन सभी हथियारों में एक कॉमन चीज़ आपको दिख रही होगी कि ऊपर से सब के सब नुकीले ही हैं। ठीक है? इसमें चेंज कुछ भी नहीं है, सब के सब। और जो इनकी शेप है, वो प्रॉपर एरो शेप में बनी हुई है। जो एरो एंड बो का कॉन्सेप्ट होता है ना, उस शेप में बनी हुई है। वहीं पैलियोलिथिक का जो कॉन्सेप्ट था टूल्स बनाने का वो कुछ इस तरह का था, दैट्स इट। थोड़ा सा चेंज आया तो उन्होंने उसको इस तरह से बना दिया, ठीक है। पर चेंज ज्यादा इसमें कुछ आया नहीं था। मिजो में हमने ये महसूस किया कि छोटे पत्थरों और हथियारों को बनाने से अच्छा है कि हम इस तरह के हथियार बनाएं जो इजीली काम कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि अगर मैं इस हथियार का नीचे से जो दूसरा वाला डायग्राम है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, राइट। अगर मैं इस हथियार का यूज करती हूँ किसी भी जानवर को मारने के लिए या उसका टारगेट करने के लिए, तो अगर मैं इसको बहुत दूर से भी फेंकूंगी तो मेरे लिए उसको टारगेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं पैलियोलिथिक वाले हथियार को यूज करूंगी, स्टोन को यूज करूंगी किसी जानवर को मारने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ मेरा वो टारगेट हो सकता है कि वो छोटा पड़ जाए या उसे जानवर बच के निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को यूज करते हुए मेसोलिथिक पीरियड के जितने भी हमारे मित्र थे उन्होंने इसका प्रयोग किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जाना कि जो इनकी कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा आगे बढ़कर जानवरों को मारने में, उनका चीर-फाड़ करने में, हर तरीके से काम कर सकता है। ठीक है? तो ये आप देख पा रहे होंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये इम्पोर्टेंट साइट है मेसोलिथिक की। ये मेसोलिथिक की यानी मध्य पुरापाषाण काल की ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं और एनटीए हर साल यहाँ से सवाल बनाता है। अगर मेरा मैप क्लियर हो रहा हो, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेटर दिखा सकूँ। राइट। बुरजोम की बात करें जो कश्मीर में है, ठीक है। बुंदेलखंड, आप मुझे बताएंगे चिरांद कहाँ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ये एनटीए का जो है, वैसे तो एनटीए का जो फेवरेट टॉपिक है, मैंने 11 बजे भी डिस्कस किया था कि पेलोलिथिक और नियोलिथिक फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एनटीए सवाल ना बनाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मिजो में 2-3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। बुर्ज होम से सवाल डेफिनेटली आता है, एक ही सवाल बार बार आता है कि बुर्ज होम में के जो गड्ढे हैं वहां पर किस तरह का की जो स्केलेटन्स हैं मिले हैं, ठीक है, कश्मीर में है। तो वहां से एक ही सवाल घुमा फिरा के आता है। हो सकता है वो सवाल डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है वो सवाल आपका उसमें असर्शन या रीजन में आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दी जाए कि भाई बुर्जों में चिरांद है, ये बताएं कि जो गड्ढों में स्ट्रक्चर्ड जो स्केलेटन्स पाए गए हैं उनका क्या जेंडर रहा है, या फिर बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं। बट बुर्ज होम को लेकर आपकी क्लैरिटी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। ओके गुड। मिस्टर राज ने कहा है कि चिरांद बिहार में है, वेरी गुड। चलिए इससे तो मान लेते हैं कि भाई आपका तो इस बार 98 नेट का जेआरएफ तो कहीं नहीं जाने वाला है, राइट। कुरनूल की बात करें, हुसंगी की बात करें, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और इन्हीं साइट से बार बार ये सवाल बनाया जाता है। अच्छा कोई बता सकता है कि हुसंगी और कुरनूल का क्या इंपॉर्टेंस है अपने आप में और कहाँ पे है ये?
मैप से क्लियर हो रहा होगा कि साउथ इंडियन का वाला जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा बेल्ट, अगर वेस्टर्न पार्ट को हम छोड़ दें, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है आपका, ठीक है। मिस्टर त्रिपाठी, यस राइट, जो चिरांद है वो बिहार में है। तो आप एनटी के पर्सपेक्टिव से ये ध्यान में रखें कि मिजो से जो 2-3 सवाल बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। या तो वो सवाल बनता है बुर्जोम यानी कश्मीर वाले से, चिरांद से वो सवाल बनाएंगे ही बनाएंगे। बुंदेलखंड को अगर छोड़ दें कहीं ना कहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बुर्जहोम, चिरांद, कुरनूल और हुसंगी, ये 3-4 साइट्स हैं मिजोलिथिक की, जहां से एनटीए का फेवरेट ये तो लगता है कि सवाल है कि वो ना बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपको ये सवाल एग्जैक्टली मिजोलिथिक में देखने को ना मिले, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपका ये सवाल पेलोलिथिक से या फिर चालकोलिथिक से या फिर न्यूलिथिक से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता हो कि मेसोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। लाइफ की बात कर लेते हैं। पेलोलिथिक में भी हमने डिस्कस किया था कि उनकी लाइफ क्या थी। दरअसल लाइफ में उनकी जो लाइफ थी वो हंटर गैदरर्स, फिशिंग के अलावा या फिर जानवरों को मारने के अलावा उनका और कोई लाइफ नहीं था, अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं पेलोलिथिक में और मेसोलिथिक में। तो पेलोलिथिक में उनकी लाइफ हंटर थी, गैदरर्स तक थी, फिशिंग तक थी, यही उनकी लाइफस्टाइल थी। बट जैसे मेसोलिथिक में हम शिफ्ट होते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन ऐसे होता है कि पेलोलिथिक में हम घूम घूम कर रहते थे, आज यहाँ पर है 100 लोग रह रहे हैं, बाद में आज से 1 महीने बाद हम शिफ्ट कर गए तो वहां पर हम रहना शुरू कर देंगे। पेलोलिथिक में ऐसा सीन था उनका। बट मेसोलिथिक में जैसे हम शिफ्ट होते हैं तो वहां पे एक चीज हमें देखने को मिलती है कि रिडक्शन आ गया। रिडक्शन क्या आ गया कि पेलोलिथिक में जहां पर हम 100 का ग्रुप घूम फिर कर रहा करते थे किंगशिप बनाकर, वही मेसोलिथिक में हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिडक्शन में चला गया। रिडक्शन से मेरा मतलब ये है कि घूम फिर कर जो नॉर्मेडिक वाली लाइफ थी उसमें काफी हद तक बदलाव आ गया, यानी चेंज आ गया, राइट। मेन ऑक्यूपेशन क्या था उनका? भाई हंटिंग था, फिशिंग था। पीपल ऑफ दिस एज हंटेड स्मॉल एनिमल इंस्टेड ऑफ बिग एनिमल्स, यानी कि जहां पेलोलिथिक वाले हाथी मारा करते थे, अब यहाँ पर उनका जो कॉन्सेप्ट है वो खरगोश चूहे तक लिमिटेड हो गया कि हमारा काम उनको मारना है, पकाना और खाना है, ठीक है। विद द फेवरेबल क्लाइमेट एंड इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। मैंने पहले भी कहा है कि हम जब पेलोलिथिक से न्यूलिथिक में शिफ्ट करते हैं तो जो मॉडरेट क्लाइमेट हम देखने को मिलते हैं। होलिस्टीन वाले सीन में बस यही एक फर्क था कि वो पूरी तरह से आइस एज था, तो हम पेलोलिथिक में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। जब हम मेसोलिथिक में शिफ्ट होते हैं और बाद में न्यूलिथिक में जब पूरी तरह से मॉडरेट वे में शिफ्ट होते हैं तो एग्रीकल्चर वाला कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया, फूड सिक्योरिटी भी आ गया कि मुझे लगा कि भाई अगर 2 महीने बाद मुझे यही फूड खाना तो मुझे तो उसको बचा के तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देयर वाज रिडक्शन इन नोमैडिज्म, एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, प्रैक्टाइज हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्टेड। तो जाहिर सी बात है कि जो मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि या तो जैसा कि मैंने यस कुरनूल आंध्र प्रदेश में, वेरी गुड मिस्टर राज, वेरी गुड। तो जो हमने डिस्कस किया कि भाई मेसोलिथिक में, पेलोलिथिक में और न्यूलिथिक में डिफरेंस ही यही था कि ये पेलोलिथिक का और न्यूलिथिक का दोनों का एक मिक्सचर है। कि अब मैंने ये जान लिया कि मुझे 2 महीने बाद अगर जिंदा रहना है तो मुझे खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए तो खाना चाहिए होगा ना। अब मैंने डोमेस्टिकेशन कर लिया है तो 2 महीने बाद अगर मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो जो जानवर मैंने डोमेस्टिकेट किए हैं, पाले हैं, पालतू जानवर, उन्हीं को मैं मार के खाना शुरू करूंगी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, मेरा काम यहाँ पे सर्वाइव करने वाला है। अभी वो फुली स्टेब्लिश नहीं हुए हैं, उसमें रिडक्शन आया है, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज आप मुझे एक बार बताएं, देन आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको चीजें क्लियर कराना है ताकि आपको स्टोन इज एटलीस्ट कभी आप दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, राइट। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। पेलोलिथिक में हमारा पर्सपेक्टिव हंटिंग गैदरिंग तक शिफ्टेड था, ठीक है। मिजो में हम शिफ्ट हुए तो हमारा जो हंटिंग गैदरिंग वाला जो शिफ्ट था वो चेंज होकर हल्का फुल्का एग्रीकल्चर में डेवलप हो गया। और एग्रीकल्चर में डेवलप नहीं हुआ पूरी तरह से, रिडक्ट हुआ था, यानी रिडक्शन हुआ था, कमी आई थी।
हमने ये जाना कि एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं कम ज्यादा कर कर या फिर हम घूम फिर कर अगर ज्यादा रहेंगे तो हम ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल को रोकने के लिए, रिडक्शन को रोकने के लिए हमने घूमना फिरना थोड़ा सा कम किया और हमने, ओके सिमरन, और हमने ये जाना कि घूम फिर कर रहने से अच्छा है कि हम एक जगह पर रहें और ये जाने कि जहां पर हम रह रहे हैं उस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है, और इंपॉर्टेंस के साथ हम ये जाने कि वहां के जानवर को हम कैसे डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। ठीक है। खैर न्यूलिथिक में जाकर एक जो कॉन्सेप्ट था वो काफी एडवांस हो गया और न्यूलिथिक में हमने ये भी जान लिया कि घूम फिरने की अब जरूरत नहीं है, यानी नोमैड करने की, यानी अब यहाँ से वहां जाने की जरूरत नहीं है। यानी अब मुझे किसी आंध्र प्रदेश से शुरू होकर बागोर जाने की नीड नहीं है, कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, अब मुझे यहीं पर रहना है न्यूलिथिक कल्चर में, और यहाँ पर रहकर मुझे ये चेक करना है कि मेरा सर्वाइवल कैसे बेस्ट हो सकता है। और यानी इम्प्रूवमेंट थी। जैसे न्यूलिथिक पीरियड में हमने टूल्स एंड कल्चर में ये जाना कि उनके टूल्स में काफी ज्यादा पॉलिशिंग आ गई थी, फिनिशिंग आ गई थी। उसी तरह से हमने मेसोलिथिक में ये जाना कि अब हमें अपने टूल्स को पॉलिश करने की जरूरत है और साथ में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उन सारे अनाजों को उगाने की जरूरत है जिसके लिए हमारा सर्वाइवल बेटर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है। लाइफ में अगर और हम बात करें तो डोमेस्टिकेशन की मैंने बात की थी। मेसोलिथिक में एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आई थी, अगर आप मोटा मोटा समझें, बहुत अगर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो एक तो हमारा डोमेस्टिकेशन, ठीक है, यानी जानवरों को पालतू जानवरों को पालना, और दूसरा हमारा एग्रीकल्चर करना ये, और तीसरा ये है कि जो घूमने फिरने वाला सिनेरियो था ना उसको हमने रिडक्शन में दे दिया, यानी रिडक्ट कर दिया, कम कर दिया। ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेसोलिथिक में आपको याद रखने हैं। पैलोलिथिक में ये बिल्कुल उल्टा था और वहीं न्यूलिथिक में जाके इसका एकदम प्लस, यानी हमें एक डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलता है। Animal remains have been found in these sites which consist of bones of dogs, deer, boar and ostrich. ठीक है। तो इन साइट्स पे हमें जो जो हमने साइट्स पे डिस्कस की हैं वहां पे हमें कुत्तों के, ऑस्ट्रिच के, बोर के, डियर के, इन सभी की हड्डियां देखने को मिलती हैं। एंड पीपल सीम टू प्रैक्टिकल ब्यूरियल ऑफ अ डेड अलॉन्ग विद सम मैक्रोलिथिक शेल्स। और कई कई की जगह पर तो हमें जो लोग दफनाए गए हैं उनके साथ मैक्रोलिथिक शेल्स हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, शंख होते हैं, उनके साथ मरे हुए लोगों की, यानी मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था, वो माइक्रोलिथिक जो शंख थे, शेल्स थे, उनके साथ माइक्रोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में, सॉरी, मेसोलिथिक पीरियड में ब्यूरियल्स जो थे वो हमें अगेन वो मिले राजस्थान से, आगे मैप में मैं शो करूंगी, राजस्थान में लंगरा जो गुजरात में है, ये राजस्थान का बागोर, ठीक है, भीमबेटका जो एमपी में है। ठीक है। इनकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है और एनटीए हर साल यहाँ से सवाल बनाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। खासकर एक आपका बागोर राजस्थान वाला और प्लस आपका जो भीमबेटका है, सॉरी, ठीक है, भीमबेटका, जस्ट मिनट, जो भीमबेटका वाला सेक्शन है यहाँ से हर साल सवाल आता है। बागोर राजस्थान से ये आता है कि सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ मिली हैं, बोन्स कहाँ मिले हैं। ठीक है। और भीमबेटका से ये आता है कि जो केव्स थे हमारे पास, जो केव्स थे हमारे पास, उनमें जो चित्रकारी की गई है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो ये सवाल आता है। हो सकता है कि बागोर को और प्लस साथ में अगर देखा जाए भीमबेटका वाला जो सेक्शन है एमपी वाला हमारा, उन दोनों को कंबाइन करके आपको असर्शन और रीजन में एक साथ पूछ लें कि भाई दोनों की खासियत क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। ये सिमरन मिजो में शेल ब्यूरियल है। और दीक्षा पूछ रही, मिस्टर राज पूछ रहे कि मैम फिशिंग कैसे करते थे। देखिए फिशिंग करते थे जैसे कि आप हम ऑल फिशिंग करते हैं भाई, नदी में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वैसे पकड़ते होंगे। अब फिशिंग कैसे करते हैं, मैंने तो कभी की नहीं है पर देखा है बहुत जगह पे फिशिंग करते हुए लोगों को। अब मछलियां पकड़ना पानी में से बहुत बड़ा आर्ट है मेरे हिसाब से, और हर किसी के बस की बात नहीं है मेरे हिसाब से मेरे लिए तो काफी टफ काम है क्योंकि मैंने कभी किया भी नहीं है। देखिए फिश पकड़ते कैसे थे, नहीं पकड़ते थे, उसके बारे में तो
जाहिर सी बात है कि उनका जो दिमाग था, जैसे कि मैंने सुबह भी डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास अगर पेन रख देंगे हम, यानी आज से अगर 3600 साल पहले की बात करें, तो उनको ये पता नहीं है कि इनको हमें पेन को खाना है कि पेन लिखने के काम आता है। ठीक है, तो मिज़ो में उनको ये पता था कि पेन जो है वो खाने के काम नहीं आता, वो लिखने के काम आता है। ठीक है, और यही कारण है मिस्टर राज की, अगर आप सुन पा रहे होंगे मुझे, कि यही कारण है कि माइक्रोलिथिक में जब हम जो हमारे तराइन वाले सेक्शन है, गंगा डेल्टन की बात करें या सोहन वाला जो सेक्शन है, थोड़ा सा ईस्टर्न रिवर की बात करें, ठीक है, जो ये वाले मैदान है, वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था। ठीक है, तो उस पानी वाले बहाव में से जानवरों का शिकार करने के अलावा या मछलियों को पकड़ने के अलावा मेसोलिथिक पीरियड के लोगों के पास दूसरा और कोई ऑप्शन था नहीं। राइट, तो जाहिर सी बात है कि अब वो नदी में उतर कर मछलियां पकड़ते थे, या जो छोटे छोटे 5 सेंटीमीटर का तो उनका एक स्टोन टूल ही हुआ करता था, तो 5 सेंटीमीटर होता ही कितना है, ये मारते होंगे वहीं से मछलियों को, बेचारी मर जाती होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रॉक पेंटिंग्स की बात करें तो ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन द विंध्या हिल्स इन सेंट्रल इंडिया एंड भीमबेटका जो एमपी में है, प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर कितना पॉपुलर हो गया, इसके बारे में कोई ना जानता हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि यू ऑल पीपल आर नो वेल ना। यस मिस्टर राज, जो आप सोच रहे थे बिल्कुल सही सोच रहे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको साथ में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ एक बार कि जो आपके माइक्रोलिथिक वाले जो जो राज का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, माइक्रोलिथिक वाले जो टूल्स हुआ करते थे 5 सेंटीमीटर के आसपास हुआ करते थे, और पैलेलिथिक के जो टूल्स हुआ करते थे उनकी लंबाई 2-3 फुट से ज़्यादा हुआ करती थी। तो आप देखेंगे कि तराइन वाले इलाकों में जब वो शिफ्ट कर गए, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट था। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, विंटर भी था, समर भी था, रेनिंग भी था, हर तरह का सीजन उनको देखने को मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है जब तराइन वाले इलाकों में आप शिफ्ट करेंगे, अगर इंडिया का मैप अगर आप देख पा रहे होंगे, वेस्टर्न घाट को छोड़ देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाला जो मैं दिखा देती हूँ मैप आपको, मैप नहीं, आई थिंक हाँ, कृष्णा वाला, कृष्णा रिवर है, या फिर ये वाली जो जगहें हैं, वहां से अगर आप, जाहिर सी बात है अगर आप रहेंगे, पानी का बहाव आपके पास जाता है, वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मौजूदगी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आज के पास, आपके आसपास जो चीजें रहेंगी वहीं से आप शिकार भी कर पाएंगे ना। नाउ लाइफ की फिर से बात करते हैं, तो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनकी हंटिंग थी। ठीक है, फॉलिंग, फिशिंग एंड वाइल्ड प्लांट फूड गैदरिंग था, आसपास के जो पेड़ पौधे हुआ करते थे उन्हीं को खाते थे। अब जाहिर सी बात है ना कि आप जहां पर रहेंगे अपने जीने के आसार भी वहीं पे ढूंढना शुरू कर देंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर आप किसी आप अगर राजस्थान में बागोर में चले जाते हैं तो उसके बाद आप कश्मीर शिफ्ट हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे खाने को कुछ नहीं है। और ऐसा तो है नहीं ना कि अगर जो फूड कल्चर है हमारा, वो हमारे जोग्राफिकल रीजन के लिए बहुत मैटर करता है, सीधी सी बात है। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपका जो खाने पीने का तरीका कुछ अलग होगा, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो आपके खाने पीने का तरीका कुछ अलग होगा। तो जाहिर सी बात है कि बागोर की बात करें, राजस्थान वाला, इधर लंगराज जो गुजरात वाला था, भीमबेटका एमपी वाला, अगर इन साइड्स की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो फूड कल्चर है कहीं ना कहीं मैच करता है अभी भी खाने पीने के मामले में। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, चाहे वो राइस की बात हो, चाहे वो फिश की बात हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन डिशेस की बात हो, तो वो काफी ज्यादा फोकस्ड रहते हैं इन चीजों के ऊपर। नॉट सब लोग, मैं कुछ फ्यू लोगों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लांटिंग इज अ वाइल्ड एनिमल। जाहिर सी बात है कि भाई मैंने पहले भी कहा कि जब हंटिंग धीरे धीरे कम हो गई तो अब सर्वाइवल के लिए डोमेस्टिकेशन और साथ में एग्रीकल्चर दोनों को ही साथ में लेके आगे बढ़ना जरूरी था। ह्यूमन जो थे वो सोशल हो गए थे, रिलीजियस लाइफ को भी थोड़ा बहुत स्पेंड करने लगे थे कि भाई अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि भाई बारिश ज्यादा ना हो जाए, या खुद को गुफाओं में छुपा लो। जैसे कि भीमबेटका की बात करें तो केव की जो पेंटिंग है, वहां पे बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। ये पेंटिंग्स हमें यही बताते हैं कि पेंटिंग्स हमें क्या बताते हैं, जैसा हमारा कल्चर होगा, जो हम देखेंगे, जो हम महसूस करेंगे, उसी को हम पेंटिंग में आके हम वापस से फर्निश्ड करते हैं, सीधी सी बात है।
या फिर अगर मैं राइटर हूँ तो अगर मैं बहुत कुछ लिखती हूँ तो मैं वही लिखूंगी जो मेरा अपना मेंटल एबिलिटी है या चीजों को मैं देख रही हूँ, फेस कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है। फाइन। तो फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वर डॉग्स, कुत्ते, और शीप एंड गोट, भेड़, और जो बकरियां थी उनको पालते थे ये लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से सवाल बन सकता है, तो उसको ध्यान में रखिए आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स टू बी कल्टिवेटेड, व्हीट एंड बार्ले। ये बड़ा कंफ्यूज भी करता है, जैसे कि एनटी हमेशा सवाल पूछता है कि भाई इसमें से बताएं कि डोमेस्टिकेशन किसका किसका होता था। तो आपके पास डॉग का ऑप्शन होगा, शीप का होगा, एलिफेंट का होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। ध्यान में रखें कि बेसिकली डॉग, हमारा शीप और गोट, ये जो 3-4 तरह के डोमेस्टिकेशन उस टाइम लोग करते थे मेसोलिथिक पीरियड में। और व्हीट एंड बार्ले, मैं फिर से कह रही हूँ, व्हीट एंड बार्ले वहां का मुख्य आहार हुआ करता था। क्योंकि मैंने फिर भी कहा कि आपका फूड कल्चर बड़ा मैटर करता है। अगर आज भी आप अगर व्हीट बार्ले की बात करें, तो मेसोलिथिक साइट्स की बात करें तो बागोर है हमारे पास, अगर आप अग्री कर रहे होंगे मेरे साथ तो बागोर है। ठीक है, और कौन कौन सा जरा बताएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से साइट्स हैं हमारे पास। बागोर तो है ही, ठीक है। भीमबेडका की बात कर लेते हैं, लंगनाज की बात कर लेते हैं। शशि कुमार, मेरी क्लास 4 बजे से चल रही है और सुबह 11 बजे होती है। 11 बजे हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, अभी हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। राइट, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे अगर यूपी वाला बेल्ट की बात कर ले, मिर्जापुर वाला जो है हमारा, ये जो सारे साइट्स हैं, अगर थोड़ा सा अगर अगर हम लोग अगर कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो आप राजस्थान चले जाइए, यूपी में चले जाइए, साउथ इंडिया चले जाइए, जो उरनूर वाला एरिया है पूरा, नीचे का कावेरी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे कि लोग व्हीट एंड बार्ले अभी भी बहुत चाव से खाते हैं, राजस्थान में तो खास करके। तो आप ये मानेंगे कि मेसोलिथिक लोगों का जो फूड कल्चर है वो अभी भी फॉलो किया जाता है। फूड कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो कभी भी खत्म नहीं होता, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चौपानी मांडो जो आपका यूपी वाला है, ठीक है, और नागार्जुन कोंडा है, चौपानी मांडो है, ये सारे जो हैं वहां पर हमें हैंडमेड पोट्री भी मिले हैं। यानी कि अगर हमने व्हीट एंड बार्ले के बारे में सोचा है तो उसको स्टोर भी तो करेंगे ना। मान लो भाई मेरे पास तो 4 ही जानवर हैं और अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो मैं 4 जानवर को मार के कब तक खाती रहूंगी, है ना। तो इसलिए हमने पोट्री को का भी फाउंड किया, पोट्री बनानी शुरू की हैंडमेड चीजों से। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेसोलिथिक लोगों का जो दिमाग था डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था, जिसका एक बड़ा शिफ्ट हमें न्यूलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है। कि अब लोगों को ये पता चला कि भाई अगर हाथ से चीजें बनाएंगे तो उसको सुरक्षित भी रख सकते हैं और बहुत दिन तक वो टिकी भी रहेंगी। वेरी गुड सिमरन। प्रतापगढ़ है, मिस्टर राज कह रहे हैं आदमगढ़ है, वेरी गुड। व्हीट एंड बार्ले प्रोड्यूसिंग एरियाज है, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ये पता ना, तो कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें फैक्ट्स को बस इसलिए नहीं पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं, कि हमें रट्टा मारना है कि भाई एग्जाम में आना तो लिख देना है, बस ऐसा नहीं करना है। सिमरन वेरी गुड, ठीक है। आदमगढ़ है, भीमबेटका है, ये आदमगढ़, भीमबेटका, लंगनाज, बुर्ज होम, इनकी हम बात करें तो इनको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़िए मत, ठीक है। तो ये जो सारे साइट्स हैं अगर आप देखें तो न सिर्फ एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से भी देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने डोमेस्टिकेशन को भी अडॉप्ट किया, हमने एग्रीकल्चर को भी अडॉप्ट किया मेसोलिथिक पीरियड में लोगों की लाइफस्टाइल को देखते हुए, ठीक है। हम सोशल भी हुए थोड़ा सा, रिलीजन की तरफ भी बढ़े थोड़ा सा, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ये आपका मैप है, ये मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर मैं स्क्रीन पे सही दिखा पा रही हूँ आप तो आपको। और बेटर ये होगा कि जैसे कि हमने 11 बजे वाली क्लास में डिस्कस किया था, कि जैसे ही मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया है, वैसे पेलोलिथिक है, नियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, अर्ली विलेज एंड मॉडर्न सिटीज है, ठीक है। तो ये मैंने क्लासिफाइड किया है यहाँ पर। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप 11 बजे वाली क्लास में थे तो मैंने एक मैप डिस्कस और आपके साथ किया था, अगर ये मेरी स्लाइड में होगा तो डेफिनेटली आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था कि मेरे पास 3-4 तरह के ऐसा एक फॉर्मेट मैप का था जो हमने पेलोलिथिक साइट के लिए डिस्कस किया था, ठीक है। जिसमें अर्ली पेलोलिथिक था, मिडल पेलोलिथिक था, अपर पेलोलिथिक था, और उसके साथ साथ इन तीनों में कहाँ कहाँ कौन से साइट्स हैं। तो पहले पेलोलिथिक पीरियड में, फिर मिडिल में, फिर अपर में, और उसके बाद फिर तीनों में कौन कौन सी आती हैं, ये तीनों चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके साथ ही अगर आर्कोलॉजिकल साइट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही
आप इसका एक नोटबुक मेंटेन कर लें और ध्यान में रहे कि जहाँ पर जो जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उसको हम नोट करते जाएं। अब चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे आपको सही दिखा पाए, एक मिनट मार्क कर दूं। आई विल मार्क फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल शो यू। यहाँ पे देखिए भीमबेटका आपको दिख रहा होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइट, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते। जहाँ पे हमें केव की आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, सबसे पुराना साइट है ये अब तक का। चिरांद की बात कर लें, गंगा वाले बेल्ट में है, इसको भी ध्यान में रखें आप, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन इनाम गांव। इनाम गांव, ठीक है। और इनाम गांव को देख रहे हैं आप, यहाँ पे गोदावरी वाला जो पूरा का पूरा विलेज वाला, सॉरी विलेज कह रही हूँ मैं, रिवर वाला फॉर्मेट है। मैं क्यों बार बार आपको ये कह रही हूँ कि उन्होंने शिफ्ट कर लिया था पेलोलिथिक सेक्शन से आके मेसोलिथिक में, जहाँ पे तराइन वाले इलाके थे, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा मौजूद हुआ करता था। तो पानी की मौजूदगी की वजह से ही एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिला, फूड कल्चर को बढ़ावा मिला, ठीक है। हर तरह का जो डेवलपमेंट था वो कर पाए, क्योंकि पानी जो है वो ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नीड है। या खाने की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नीड है। रहना हमारा एक बेसिक नीड है, यानी रोटी कपड़ा मकान हमारा एक बेसिक नीड है। और जहां से मेसोलिथिक पीरियड में लोगों को ये मिला, वहां पे वो रुक गए, यानी कि उन्होंने मूव करना बंद कर दिया फाइनली। और वही मूवमेंट आकर एक वास्ट डेवलपमेंट में चेंज होती है जब हम न्यूलिथिक पीरियड में शिफ्ट करते हैं। जब हमें ये लगा कि खाना रहना तो ठीक है, वो तो सब अच्छा ही है, पर ऐसा क्या है कि हम रहकर डेवलपमेंट कर सकते हैं खुद की, ठीक है। तो उस चीजों को हमको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हुसंगी की हम बात कर लें, कृष्णा वाला बेल्ट है, इनाम गांव गोदावरी वाला बेल्ट है। ब्रह्मगिरी की हम बात करें, हलौर की बात करें तो या फिर ये नीचे जो है, अगर साउथ इंडियन वाला सेक्शन अगर हम बात करें, ठीक है, उसकी बात करें, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे बहुत इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़ वाला, जहाँ पे चावल के एविडेंस सबसे पहले सबसे ज्यादा मिले हैं। बुर्ज होम की बात करें, कश्मीर वाला सेक्शन, जहाँ पे हम स्केलेटन्स को देखते हैं गड्ढों में, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के स्केलेटन एक साथ मिले हैं बुर्ज होम में। तो मेहरगढ़, बुर्ज होम, भीमबेटका, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। यहाँ से सवाल ना बनाए एनटीए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। चाहे कुरनूल वाले केस की बात करें, ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि आपका फोकस सवालों के फॉर्मेट में भी हो। ये ना आप कहें कि पल्लवी वेरी गुड इवनिंग, अब लेट हो गई आज थोड़ा सा, दिख नहीं रहा है मैम, आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ मिनट, सॉरी। आप देख पा रहे हैं, क्लैरिटी है थोड़ी सी, मुझे लगता है काफी क्लैरिटी होगी। अब मैंने जूम किया है मैम अभी, ओके। तो ये जो बुर्ज होम वाला सेक्शन है, इसकी हम बात करें, या मेहरगढ़ की बात करें, भीमबेटका की बात करें, चिरांद की बात करें, इनाम गांव की बात करें, ब्रह्मगिरी तो नहीं पूछते हैं ज्यादा, हुसंगी की बात करें, कुरनूल केव्स की बात करें, यहाँ से सवाल ना बने ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। और इंडेक्स में अगर आप देखें तो आप इजिली मार्क कर सकते हैं, जहां पे ट्राइंगल का शेप है वो पेलोलिथिक वाले साइड्स है, जहां पे न्यूलिथिक वाले साइड्स हैं वहां पे स्क्वायर का बॉक्स है। मेगालिथिक में आप देख रहे होंगे तो सर्कल का साइन है, और अर्ली विलेज में व्हाइट साइन शो कर रहा है, और मॉडर्न सिटीज में स्टार का साइन। यस मिस्टर राज, सही कह रहे हैं आप, डॉग विद मैनी वुड्स होम। अब क्लियर है, मैं आपको एक बार जरा मुझे बता दें आप, देन थोड़ा सा जूम और कर सकती हूँ। संगीता मैत्रा कह रही है हाँ, ठीक है। शुड वी मूव अहेड, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे या शॉर्ट देखना चाहेंगे, तो आगे बढ़ते हैं फिर। मिक्स मत कर देना आप पेलोलिथिक साइट्स का, मेसोलिथिक का, नियोलिथिक का, ध्यान में रहे। यहाँ पे जो मेगालिथिक साइट्स हैं उसको हमने यहाँ पे डॉटेड शेप में मार्क किया है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए बाद में आप आराम से ना, थोड़ा सा जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अब आराम से बैठ के उसको देखते रहिएगा कि कहाँ पे क्या क्या डाउट्स हैं, और कहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कहाँ पे। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें मुझसे बाद में, ठीक है। पेलोलिथिक और मेसोलिथिक की अगर हम बात करें तो स्टोन्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे 3 तरह के स्टोन्स आपको दिख रहे होंगे। पेलोलिथिक का भी देख सकते हैं आप, ठीक है, और मेसोलिथिक का भी आप स्टोन देख ही रहे होंगे, और न्यूलिथिक का भी देख रहे होंगे।
11 बजे वाली क्लास में भी मैंने सेम स्लाइड डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, तो ये मेसोलिथिक वाला जो है उसको आप देख रहे हो, जो राज ने मेरे से सवाल पूछा था कि मैडम फिश को कैसे वो मारते थे। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर 5 सेंटीमीटर तक का अगर इनका टूल होगा तो मछलियों को मारने या पकड़ने में तो काफी आसानी हो जाएगी ना फिर, क्योंकि जो छोटा टूल होता है उसको आप इजिली हाथ से होल्ड कर सकते हैं। वही पेरोलिथिक पीरियड में ऐसा सिनेरियो नहीं था। पेरोलिथिक पीरियड में आप देखिए, अगर इतना बड़ा स्टोन अगर मैं मछली को पकड़ना शुरू करूंगी तो वो ना तो उसको लगेगा ना तो वो मरने वाली है, सीधी सी बात है। न्यूलिथिक में अगर हम बात करें तो हमारे पास वेरिएशन है टूल्स में, यानी हम अनाज भी काट सकते हैं, हम मिट्टी भी खोद सकते हैं, हम स्क्रू ड्राइवर से मछली को भी मार सकते हैं, नोट से स्क्रू ड्राइवर जो भी आप कहें इसको अब। ठीक है ना, पेरोलिथिक साइट्स इन इंडिया, तो मैंने ये यहाँ पे इसलिए इसको रखा है ताकि आप थोड़ा सा और चीजों को मैच कर पाए। हमने यहाँ भीमबेडका की बात की थी, तो भीमबेडका में कॉमन बात ये है कि ये मेसोलिथिक का भी एक कॉमन पॉइंट था और न्यूलिथिक का भी कॉमन पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे शिवालिक वाले जो हिल हैं आप थोड़ा सा और अगर आदमगढ़ की बात करें, देन नेवासा, ठीक है, डिडवाना की बात करें, ये सारे न्यूलिथिक के साइट्स हैं। भीमबेडका जो है उसमें काफी कॉमन है, इनाम गांव मेसोलिथिक में कॉमन है। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, भीमबेडका की बात करें प्लस अगर हम यहाँ पे बात करें इनाम गांव की, ठीक है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये 2-3 साइट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें सिमिलैरिटी पता कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको सवाल आता है कि इन दोनों में से मेसोलिथिक का साइट कौन सा है और पेलोलिथिक का साइट कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है पूरा पूरा मैप का फॉर्मेट, उसको आप एक बार देख सकते हैं। जो बच्चे नहीं अवेलेबल थे 11 बजे वाली क्लास में, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। यस मिस्टर राज, छोटा टूल काफी इफेक्टिव था इन हंटिंग, वेरी गुड, इसीलिए फिशिंग इजी हो गया था। नाउ लेट्स कम ऑन द न्यूलिथिक एज। करें न्यूलिथिक एज स्टार्ट। मेसोलिथिक में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। सी न्यूलिथिक की बात कर लेते हैं। 6000 से लेके 4000 बीसी तक का इसका पूरा टाइम पीरियड है। ठीक है, न्यूलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन कश्मीर वैली, चिरांद इन बिहार, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, सेवरल प्लेसेस ऑफ डेक्कन। राइट, मेजर साइट साउथ इंडियन की कौन कौन सी हैं? मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हलौर है, कोडेकल है, कर्नाटका है, ठीक है, पायमपल्ली है, तमिलनाडु है, उतनूर है इन आंध्र प्रदेश। राइट, located in banks of river Bolan in Kochi plain of Balochistan is also Neolithic site। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। और मैप पे भी मैं एक बार आपको डिपिक्ट करके समझा देती हूँ, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। ये रहा आपका बुर्जोमा हमने डिस्कस किया, भीमबेडका हमने डिस्कस किया, पयमपल्ली हमने डिस्कस किया जो कि आपका न्यूलिथिक का साइट है। ये वाला मैप का स्क्रीनशॉट आप इसलिए ले लें ताकि इस मैप का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि पेलोलिथिक साइट्स कहाँ है, न्यूलिथिक कहाँ है, मेगालिथिक कहाँ है, अर्ली विलेज कहाँ है, मॉडर्न सिटीज कहाँ है। तो आपको क्लैरिटी काफी हद तक हो जाएगी इस चीज की। एक आप ऐसा करें ना, आप एक तरह का टेबल फॉर्मेट बना लें इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें पेलोलिथिक, यहाँ पे लिखें मेसोलिथिक, यहाँ पे लिखें आप नियोलिथिक, फिर साइट्स को एक के बाद एक मेंशन करें। पेलोलिथिक में कौन सा है, मेसो में कौन सा है और नियो में कौन सा है, ये वाला। और उसके बाद आप यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स निकाल लें कि तीनों में से कॉमन कौन से, यानी कि जो पेलोलिथिक में भी है, मिजो में भी है और नियो में है, तीनों में कौन कौन से आते हैं। तो आपका अंडरस्टैंडिंग साइट्स को लेके क्लियर हो जाएगा। और डिफरेंस तो पता ही है आपको कि पेलोलिथिक में उनको सिर्फ हंटिंग गैदरिंग आती थी, मिजो में उनको हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ प्लस कर लिया एग्रीकल्चर को, और कम मूव करने के लिए कहीं आना जाना बंद कर दिया था उन्होंने, यानी रहने के बारे में सोचने लग गए थे अब। और न्यू का आपको पता है कि न्यू लिथिक है, यानी सब कुछ ही नया है, एवरीथिंग इज न्यू, सब कुछ ही नया है।
एग्रीकल्चर भी नया है, पोल्ट्री भी नई है, ग्रीनरी भी नई है, क्रॉप्स भी नए हैं, साइट्स भी नए हैं, सब कुछ नया है। यानी कि लोग ही बदल गए हैं तो सब कुछ नया अपने आप हो जाएगा। मॉडर्न मैन जब आ गया तो एवरीथिंग बिकम चेंज आफ्टर बीइंग टाइम, राइट। लाइफ की अगर हम बात करें न्यूलिथिक एज में, तो लाइफ जो है न्यूलिथिक एज में हमें पता ही है कि हंटिंग आती थी उनको, फिशिंग जो आती थी, एग्रीकल्चर सब आता ही था। यानी कि अब डायमेंशंस आ गए हैं, ठीक है, डायमेंशंस आ गए हैं हमारे पास। पिछली स्लाइड पे मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ आपको, यहाँ भी कर देती हूँ, ठीक है। मैं नियो की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अगर आपको हंटिंग भी आ रही है, आपको फिशिंग भी आ रही है, अगर आपको फूड गैदरिंग भी आती है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको केव्स में भी रहना आ गया है, आपने ये भी डिस्कस कर लिया है कि भाई केव्स में रहते रहते किस तरह से हम चीजों में अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं, क्या हमारे लिए घरों की नीड इंपॉर्टेंस है, सेटलमेंट क्यों नीड है। तो भाई जब आप एक पर्टिकुलर जगह पर रहने लग जाते हैं, मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे, मैं न्यूलिथिक साइट में रह रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इस साइट में रहने के साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि वहां पे रहते रहते मुझे फूड की भी नीड होगी, तो मैं एग्रीकल्चर करूंगी। अगर मुझे पानी की ज़रूरत होगी तो मैं पानी का भी इंतज़ाम करूंगी, यानी रिवर के पास रहूंगी, ठीक है, सेफर साइड। अगर मुझे यहाँ पर ग्रुप में रहने की ज़रूरत है, डोमेस्टिकेशन की भी नीड पड़ेगी मुझे, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो हर तरीके से अवेलेबिलिटी हर चीज़ की हो जाती है। वही हुआ न्यूलिथिक टाइम पीरियड में। मड ब्रिक्स में वो लोग रहते थे, ठीक है, स्टैंड स्टोन के थे, गड्ढे उड्ढे बना के रहते थे बेचारे। स्टोन टूल्स में जो थे वो शोइंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी मेकिंग टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। यानी कि पेलोलिथिक में, मेजोलिथिक में और न्यूलिथिक के टूल्स का फर्क क्या है, मैं पिक्चर ही दिखा देती हूँ आपको, दिस वन, राइट। सी पेलोलिथिक में बेसिकली ये टूल था हमारे पास, मिजो में हमने 5 सेंटीमीटर यानी छोटे टूल्स हमारे पास आ गए थे, ठीक है। वही न्यूलिथिक में हमने शिफ्ट कर लिया था वेरिएशंस, यानी कि हमें भाई खेती भी करनी है, मिट्टी भी खोदनी है एग्रीकल्चर के लिए, हमें जानवरों को भी मारना है, ठीक है, हंटिंग भी करनी है, पोट्री भी बनानी है, तो बहुत सारी चीजों का डायमेंशन आ गया था, तो ये फर्क था उसमें, ठीक है। न्यूलिथिक साइट्स हैं, अभी आते हैं इसके ऊपर पे, फाइन। तो ये फर्क आ गया था, पॉलिश्ड एक्सेस हो गया था, पॉलिश्ड एक्सेस हो गया था, यानी कि पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे बेचारे, वो रफ फॉर्मेट में भैया कि रास्ते से जो भी मिल गया वो हमारा हथियार बन गया। मिजो में भी थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ, बट न्यूलिथिक में आते आते हमने न्यूलिथिक में आते आते हमने ये चेक किया कि भाई संगीता, मैं एक बार ये क्लास ले लूं, फिर आपके जो डाउट्स होंगे वो भी ले लेती हूँ, और मैप को भी आपको एक बार जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जो टूल्स थे हमारे वो पॉलिश्ड हो गए थे फाइनली, यानी कि जो इनका ये सिरा था ना टूल्स का, ये वाला सिरा, उसको हमने इजिली नोकीला कर दिया था, ताकि हम जानवरों को और मछलियों को भी इजिली पकड़ सके और मार सकें, चाहे जानवरों को मार सके, उनका शिकार कर सकें, बहुत सारी चीजें थी। तो न्यूलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द गारो हिल्स ऑफ असम। टूल्स मेड ऑफ बोन्स वर आल्सो फाउंड इन चिरांद इन बिहार एंड बुरझोम इन कश्मीर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अब नोट कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो टूल्स थे मिले हमें गारो एंड हिल्स वाले असम से, उनका क्या फॉर्मेट था, और जो हड्डियों से बने हुए हथियार हैं वो हमें कहाँ मिले हैं। ये चिरांद वाला जो बिहार है और बुरझोम वाला कश्मीर है, ये एनटीएस को कभी नहीं छोड़ता है। इसकी खासियत ये है कि चिरांद बिहार से हमें हड्डियों के बहुत सारे हथियार मिले हैं, और बुरझोम और कश्मीर से हमें जो मेल और फीमेल का स्केलेटन मिला है साथ में, उसकी वो खासियत है न्यूलिथिक पीरियड में। इसकी एक खासियत ये है कि टूल्स पॉलिश हो गए थे बहुत ज़्यादा, यानी इंप्रूवमेंट आ गई टेक्नोलॉजी को लेकर, और गड्ढे बनाकर वो रहा करते थे, फूड गैदरिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर और स्टेबल लाइफ को जीने के लायक हो गए थे, ठीक है। ये न्यूलिथिक साइट्स का आपका एक बार मैं मैप जूम कर देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू, सॉरी, ठीक है। ये न्यूलिथिक साइट्स हैं आपके, ये रहा आपका चिरांद, एक बार मार्क कर दूं, दिस वन, ऊपर लिखा भी मैंने कि एक्सकवेटेड न्यूलिथिक साइट्स है मॉडर्न टाउन्स के एंड प्रेजेंट एक्सट्रीमली बाउंड्री अभी इंडिया में, ठीक है। तो आप ये देख सकते, चिरांद जो बिहार वाला पटना में डिपिक्ट हो रहा है ये, ठीक है। ये कच्छ वाला एरिया है हमारा का पूरा, कलकत्ता वाला जो हम ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे थे,
ये नागर अर्जुन कोंडा है, ठीक है। मस्की है यहाँ पे, संगाना है, देन पलवल है। पलवल से अभी एनटीए ने पिछले साल सवाल पूछा था, जो अभी 8 महीने पहले पेपर हुआ है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी को भी आजकल खूब इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके हैं मेन पॉइंट। और अगेन ये मेहरगढ़ न्यूलिथिक में ये ना पूछे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बुर्जहोम की बात करें, ये कश्मीर वाला तो पूरा का पूरा सेक्शन है। सराय है इस्लामाबाद, जो ये चला गया है बाद में, अब इंडिया में नहीं रहा ये, ठीक है। मेहरगढ़ और ये वाला सेक्शन और पूरा का पूरा साउथ इंडियन वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है, जहां से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। मैं जूम कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, या फिर आप एक बार ठीक से देख लें इसको। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा नीचे वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा। पलवल है, ब्रह्मगिरी है, कोडा है, टिकाई है, नागार्जुनकोंडा है, मस्की है, ये सारे ब्रह्मगिरी हैं। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं साउथ इंडियन वाला सेक्शन का, जो पूरा का पूरा आता है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर ऊपर चले तो ये आपको दिख रहा होगा मेहरगढ़, क्वेटा है, ठीक है। किली गुल मोहम्मद है, ये तो एनटीए का फेवरेट वर्ड है न्यूलिथिक साइट्स में, इसको तो छोड़ ही नहीं सकता। बुर्ज होम है ही आपका इस्लामाबाद के पास, जो सराय खोला है वो है ही आपका। चिरांद है बिहार वाला। मेहरगढ़, जहाँ पे चावल के वड़े से सबसे पहले मिले थे, सबसे ज्यादा मिले थे। हेलो विकास रॉय, लेट्स मूव अहेड। नाउ लाइफ इन न्यूलिथिक एज की अगर हम बात करें तो मेजर न्यूलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं? ये आपके विंध्यास रेंज वाला जो मिर्जापुर है, जो यूपी में है। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। कोल्डीवाहा, महागरा इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस। बुर्ज होम कश्मीर वाला डोमेस्टिकेटेड डॉग्स के लिए जाना जाता है। एंड देयर मास्टर्स वर प्रिवेलेंट, द हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि बर्फ के नीचे ना, कश्मीर में बर्फ बहुत पड़ती है, तो बर्फ के नीचे इस तरह का वो पिट बना के रहते थे। एक आपने देखा भी होगा, कुछ इस तरह का पिट रहता है उनका, इसके नीचे रहा करते थे, ठीक है। And pottery was done with the help of wheels, and these were used to store grains, and wells as cooking. Large urns थे used as coffins of burial of dead along with goods. This tell us about their belief in the life after death. यानी कि बुर्ज होम की अगर हम बात करें तो, या फिर जो इनके मेजर साइट्स हैं, वहां पर अक्सर लोगों के मरने के बाद अगर उनका कोई सगी संबंधी, कोई बहुत करीबी व्यक्ति मरता था, तो उसके साथ कुछ ना कुछ वो ऑर्नामेंट, टूल्स रख देते थे। उनका ये बिलीफ होता था कि मरने के बाद भी उसको जरूरत पड़ती होगी उन चीजों की। खैर वो सबका बिलीफ है, उसको हम बिलीफ के साथ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बिलीफ्स को हम बदल भी नहीं सकते, तो इस तरह की चीजें हैं। संगीता, इस पीरियड से ज्यादा सवाल इसी उससे आते हैं। मैंने पहले भी कहा, बुर्ज होम से सवाल पूछ लेंगे कि वहां पे जो मेल एंड फीमेल दोनों जने मिले हैं, उनका कहाँ से मिले हैं, तो बुर्ज होम से मिले हैं, कश्मीर से मिले हैं। मेहरगढ़ या कोल्डीवाहा की बात करें तो वहां पर चावल के जो अवशेष हैं सबसे पुराने वहां पर मिले हैं। ओके, डोमेस्टिकेशन कश्मीर में सबसे पहले होने शुरू हुई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ब्रिक्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि फायर का भी वहां पे इन्वेंशन था, तो लोग मिट्टी को पका करके बनाते थे। अपनी पोट्री की बात करें, चाहे जिसमें अनाज सेफ रखते थे, इन सभी चीजों की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अगर फिर से बात करें तो मैंने टेराकोटा फिगरेंस थी, आपने देखा भी होगा हिस्ट्री के बुक में, कुछ इस तरह की फिगरेंस होती थी। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लें चीज़ों को, मेरी कोशिश है कि मैं बेहतर ही बना के दूँ आपको, ठीक है। कुछ इस तरह का फिगरेंस हुआ करता था उनका, तो ठीक है। एंड मदर गॉडेस, सर्पेंट एटसेट्रा टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ। बार्टर सिस्टम वाज इन एग्जिस्टेंस एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट विद चालकोलिथिक कल्चर वाज आल्सो अ पॉसिबिलिटी।
दिस एज वॉज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथिक्स। यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक है आपको कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आई थी जिसकी बात हम बार बार कर रहे थे, यानी कि पेलोलिथिक में, मेसोलिथिक में और नियोलिथिक में, यहाँ पे मेसोलिथिक जो है वो पेलोलिथिक का और साथ में आपका नियोलिथिक का दोनों का एक सिमिलर पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। बट नियोलिथिक जैसे कि हम मेसोलिथिक में पेलोलिथिक को भी देखते हैं और उसको भी देखते हैं, न्यूलिथिक को भी देखते हैं। बट न्यूलिथिक में जब हम एंटर करते हैं यहाँ पर, तो हम माइक्रोलिथिक टूल्स का कोई भी प्रेजेंस नहीं देखते, कुछ नहीं मिलता हमें वहां पर। वहां पे फॉर्मेट बिल्कुल ही चेंज है, वहां पे अनाज है, पानी है, पोट्री है, व्हील्स है, फायर है, एग्रीकल्चर के नाम पर आपको के लिए वीट है, बार्ले है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके पास। तो रिलीजन के नाम पर वहां पे एक टेराकोट फिगरेंस भी मिलती है, माता की पूजा भी होती है, जो नेचुरल चीजें हैं, हवा, पानी, धूप, सूरज, इन सब की पूजा भी होती है। तो लोगों का जो डेवलपमेंट था वो काफी हद तक सोशल हो गया था, यानी कल्चर्ड हो गया था। अब उन्हें कल्चर के बारे में भी पता चला। बार्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो पेलेलिथिक में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई यहाँ पे 100 का ग्रुप होता था, तो मेरे पास अगर गेहूं ज्यादा है तो इनके पास अगर धान ज्यादा है, चावल ज्यादा है, तो इसको वो बार्टर सिस्टम के थ्रू यूज करते थे कि मैंने तुमको चावल दिया तो तुम मुझे गेहूं दे दो कम ज्यादा, जैसे मुझे नीड होगी। बट बार्टर सिस्टम में न्यूलिथिक पीरियड में भी अभी भी वो एग्जिस्टेंस वो काफी ज्यादा बदल गया था। यानी कि यहाँ पे कॉमन बात ये रही कि हमारे पास अब ऑप्शन कम थे, बट न्यूलिथिक में आते आते हमारे पास ऑप्शंस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ये कॉफिन ब्यूरल्स कहाँ हमें मिले थे, जरा कोई मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताए। देखें आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितना ज्यादा हुआ है अभी तक। न्यूलिथिक पीरियड में भी हम देखते हैं कि ये जो बार्टर सिस्टम की पॉसिबिलिटी है वो तो काफी दिन तक चलती रही। आप देखिए कि वैदिक एरा में, पोस्ट वैदिक एरा में, कहाँ जब तक करेंसी का हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा हिस्ट्री में, तब तक बार्टर सिस्टम चलता रहा लंबे टाइम तक, ठीक है। तो ये जो एग्जिस्टेंस था बार्टर सिस्टम का वो काफी हद तक प्रेजेंट था, चाहे हम वो उसकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें, प्री पेलोलिथिक पीरियड में, मेसो की बात करें, चाहे न्यूलिथिक की बात करें, ठीक है। तो न्यूलिथिक में भी कॉमन बात ये थी कि जो हम यहाँ पे सिर्फ जो हम गेहूं और चावल बार्टर सिस्टम के थ्रू शेयर किया करते थे, यहाँ पर वेरिएशन आ गया। यहाँ पर आपके कैटल्स भी हो सकते हैं जो डोमेस्टिकेट किए हैं, यहाँ पे आपके कबीले के जो मैरिड रिलेशनशिप्स वो भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो आपका पानी हो सकता है, आपका गेहूं, चावल, ज्वार, बार्ले, कुछ भी हो सकता है वो बार्टर सिस्टम के रूप में। डिपेंड करता है कि आपकी यूनिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। लाइफ की बात करें तो न्यूलिथिक एज में तो चारकोलिथिक एज जो है फॉलो इन न्यूलिथिक एज फॉलो होता रहा काफी हद तक। कॉपर स्टोन एज जहाँ पे हमने ब्रॉन्ज को बनाना सीखा सबसे पहले, ठीक है। करेक्टराइज क्या था कि प्रेजेंस था कि कॉपर का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ब्रॉन्ज का और स्टोन का, ठीक है। इसको हमने बोला चारकोलिथिक एज, यानी यहाँ पे हमें कॉपर भी मिला, हमें यहाँ पे ब्रॉन्ज भी मिला और यहाँ पे हमें स्टोन भी मिला, ठीक है। और सम माइक्रोलिथिक टूल्स वर आल्सो यूज्ड एज एसेंशियल आइटम। पीपल बिगन टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, घूम फिर कर रहते थे। मेटल ऑर्स इन वे ऑफ चारकोलिथिक कल्चर्स थ्रू आउट द इंडियन, स्पेशली द रिवर वैलीज। तो घूम फिर कर रहते थे, तो घूम फिर कर रहेंगे तो पानी के पास ही जाके बसते थे, क्योंकि पानी से उनकी जरूरतें काफी ज्यादा पूरी होती थी, चाहे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। यही कारण है कि न्यूलिथिक पीरियड में जब मैंने मैप दिखाया आपको, अगर आप क्लैरिटी से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो साउथ इंडियन वाला पूरा का पूरा सेक्शन है, आप ये देखिए, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये वाला जो पूरा का पूरा बेल्ट है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आ जाता है, अरेबियन सी भी है पास में, श्रीलंका है, तो समुद्र के किनारे भी बसे हुए हैं, कोस्टल रीजन भी है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में पानी की कमी नहीं थी। तो पानी की कमी जहां नहीं होती ना, वहां पे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप सर्वाइव इजिली कर सकते हैं। पानी है तो उससे मिट्टी भी है, मिट्टी है तो उससे ईंटें बन सकती हैं, ईंटें बन सकती तो घर बन सकता है, घर है तो उससे हम अपनी चीजों की नीड, फिर एग्जाम्पल रिवर है तो एग्रीकल्चर भी हो सकता है, डोमेस्टिकेशन है तो भाई पानी उनी पे तो जिंदा रह सकते हैं ना हमारे जानवर। तो एग्रीकल्चर है तो अगर कोई भी एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके साथ साथ हम कुछ भी उगा सकते हैं। रिवर है तो सबसे अच्छी बात यह है कि कनेक्टिविटी है,
यानी कि हमें ये पता है कि मेरे कबीले का अगर बंदा यहाँ रह रहा है तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहां पे मेरा जो कबीले का बंदा है वो भी वहां पे रह रहा होगा और यही उसका लाइफ फॉर्मेट भी होगा। ठीक है, यानी कि उनको मूव करने में इजी रहता था। उनको पता था कि अगर ये नदी यहाँ खत्म हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सारी बेसिक नीड्स भी मेरी पूरी हो रही होंगी। ठीक है, तो कावेरी इन साउथ इंडियन वर फॉर इनहेबिटेटेड बाय फार्मिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चालकोलिथिक एज ने बहुत हद तक न्यूलिथिक एज को फॉलो किया है। एडवांसमेंट क्या आया है कि न्यूलिथिक एज में व्हील्स थे हमारे पास, पहिए वगैरह थे। ठीक है, बट जैसे ही हम न्यूलिथिक एज से थोड़ा सा शिफ्ट हुए चालकोलिथिक एज में यानी कॉपर स्टोन एज में, तो हमने कांसा, तांबा और जो हमारे पास स्टोन थे उन तीनों का मिक्सचर हमने देखा चालकोलिथिक एज में। Now, life in a metal Chalcolithic age evidences suggested that the use of metals in the beginning was not the prevalent, but copper and bronze artifacts have been found by the end of second millennium BC. The houses, घरों को अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, ये वाला जो आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में और दूसरा सर्कुलर शेप में, ये वाला हैविंग ओनली वन रूम, उसमें एक कमरा हुआ करता था, बट मल्टी रूम्स हाउसेज हैव बीन फाउंड, यहाँ पे बहुत सारे रूम्स बने होते थे। ठीक है, प्लेन विद पोस्ट होल्स ऑफ द पेरिफेरी। पीपल ऑफ चालकोलिथिक एज प्रेक्टराइज्ड फार्मिंग, कोरमा हंटिंग एंड फिशिंग ऑफ, आई थिंक ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक की है, फार्मिंग, हंटिंग एंड फिशिंग फॉर स्टॉक, वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, बाजरा, ज्वार, मिलेट्स, स्काई ग्रीन एंड ये सारी जो चीजें थी तब हमें हमारे पास अवेलेबल थी कल्टीवेट करने के लिए। चालकोलिथिक साइट्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास मैप है उसका, और चालकोलिथिक साइट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका एक्सप्लेनेशन करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें न सिर्फ साइट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं बल्कि साइट्स के साथ साथ हम ये भी जाने कि उन साइट्स की सिमिलैरिटी क्या है। कि अगर चालकोलिथिक पीरियड में अगर हम मस्की की बात कर रहे हैं तो हम ये भी जाने कि हल्लौर का क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये भी जाने कि मेहरगढ़ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन चीज देखने को आपको ये मिलेगी कि ये वाला चिरांद आपको न्यूलिथिक साइट में भी दिखा था। ठीक है, ये वाला आपको पैलोलिथिक में भी दिखा था और मिजो में भी दिखा था और नियो में भी दिखा है, राइट। और अगर हम थोड़ा सा नीचे रंगपुर की बात कर लें तो ये अगेन चालकोलिथिक का सबसे फेवरेट साइट है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं साउथ इंडियन जहाँ पे कावेरी, तुंगभद्रा ये सारी नदियां निकल रही हैं, वहां पे आप देखेंगे कि ब्रह्मगिरी है, ये कॉमन है, ये हमने न्यूलिथिक में भी देखा था, मिजो में भी देखा था और पेलो में भी हमने देखा था। सॉरी, पेलो में नहीं देखा था, नियो में और मिजो में देखा था। नहीं सिमरन, पोटी वाला जो कॉन्सेप्ट था ना आपका, वो इंट्रोड्यूस तो मिजो में ही हो गया था, बट उसका जो लार्ज कॉन्सेप्ट था हमारे पास निकल कर बाद में आता है कि पोट्री का जो यूज हमने बेसिकली जो स्टार्ट किया, अच्छे से स्टार्ट किया अनाजों को बचाने में और सेव करने में, वो नियो में आकर स्टार्ट किया, न्यूलिथिक में, नवपाषाण युग में। किसी ने मुझे बोला कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं अभी। देखिए, जो मैंने स्लाइड अभी पीछे पढ़ाई है ना आपको, उसमें कुछ नहीं है, दो तरह की चीजें आपको ये जाननी है। एक तो फार्मिंग करते थे चारकोलिथिक वाले और करते थे फिशिंग और हंटिंग। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं, इसमें यही है। और उनके घर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में हुआ करते थे जिसके आसपास कमरे हुआ करते थे। और वो अब आप सोचेंगे कि कमरे ज्यादा क्यों हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग यूनिटी में रहा करते थे, ग्रुप में रहा करते थे। ठीक है, तो इसलिए कमरे ज्यादा हुआ करते थे। तो यहाँ पे मैं मैप में डिस्कस कर रही थी कि मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो साइट्स अगर आप देखें ना मैप में तो वहीं पे अवेलेबल है ये गंगा वाला जो रीजन है पूरा का पूरा ये वाला। और यहाँ में साउथ इंडियन की अगर मैं बात करूँ, कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, अरेबियन सी यहीं पे है, बंगाल और बे यहीं पे है। तो आप देखेंगे कि पानी के पास बसने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनकी उनकी जो नीड्स थी ना वो इजिली पूरी हो रही थी। दाइमाबाद की बात करें तो ये काफी ज्यादा, निवासा की बात करें तो ये हमने पैलोलिथिक में भी देखा था, कॉमन जो एक साइट है हमारे पास। ठीक है, और दाइमाबाद भी देखा, इनाम गांव भी देखा, मस्की भी था उसमें। तो आप ये थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि पैलोलिथिक में, मेजोलिथिक में और नियो में साइट्स में डिफरेंसेस क्या हैं, जो मैंने पहले भी मैप में डिस्कस किया था। मैं दिखा देती हूँ आपको दोबारा, दिस वन, ये न्यूलिथिक का है, सॉरी दिस वन। कि आप डिफरेंस जरा सा देखें कि तीनों में क्या, ये देखिए यहाँ पे भी इनाम गांव है पैलोलिथिक वाले मैप में। ठीक है, और ये पैलोलिथिक में भी था, मिजो में भी था और नियो में भी है, ये कॉमन है।
उसंगी आप देख रहे होंगे, नगर नगर अर्जुन कोंडा के नीचे है उसंगी, कृष्णा नदी के ऊपर। तो ये तीनों में कॉमन था, तो कॉमन चीजें पता होनी चाहिए एटलीस्ट आपको। ये वाला मैं इसी मैप की बात कर रही थी कि एटलीस्ट आप जब साइट्स को देखें ना, तो आप ध्यान में रखें कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और बाकी चीजों में क्या क्या डिफरेंस है, साइट्स कहाँ पे क्या क्या सेम है, तो उसका आप टेबल मेंटेन कर लें एक बार। विकास रॉय, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहां पे आपको समस्या आ रही है जरा मुझे बताएं, मैं उस स्लाइड को दोबारा से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एक बार, ठीक है। ये वाला जो मैप था हमारा, इसको आप देख पा रहे होंगे, ये मैं मोमेंट, दिस वन। तो इस मैप में जो खासियत है इस मैप की, चाकुलिथिक वाला मैप है, ठीक है। तो इस मैप में आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो कॉमन चीजें काफी सारी हैं, तो कॉमन चीजों को ध्यान में रखें आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या बाद में जब क्लास खत्म होगी ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इसका पीडीएफ निकाल लें और स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, और कहीं पर एक टेबल बनाकर पैलोलिथिक का अलग, मीजो का अलग और चालको का अलग, और आयरन एज पे भी आ रहे हैं अभी, तीनों का अलग फॉर्मेट बना लें। बट आई फील, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि काफी बच्चों को सुबह से साइट्स में काफी दिक्कत आ रही है, तो वी कैन डू वन थिंग, एक काम कर सकते हैं, कल 11 बजे की जो क्लास होगी ना, उसमें 10 मिनट पहले साइट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आई ट्राई टू मेक अ टेबल फॉर यू पीपल, एक टेबल बना दूंगी मैं आपके लिए जिसमें साइट्स का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया होगा, पैलोलिथिक का अलग, आपका मिजो का अलग, नियो का अलग और चालको का अलग और आयरन का अलग। वैसे तो मैप से काफी क्लियर हो रहा होगा, मैप ना पढ़ना देखना भूलें आप, हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट है तो मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखें, कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि भाई मेहरगढ़ कहाँ पे, अफगानिस्तान कहाँ है, ठीक है, सराय नहार कहाँ पे आता है, कालीबंगा वाला कौन सा सेक्शन है, राखी गढ़ी कहाँ पे है, बनावली कहाँ पे है, धोलावीरा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, चिरांद कहाँ पे पड़ता है, इतना आप कम से कम जब आप इस चीजों को पढ़ें तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई चिरांद की बात हो रही है तो बिहार में है, राखी गढ़ी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में है, कालीबंगा की बात हो रही है तो राजस्थान में है, ठीक है, अगर हम धोलावीरा की बात करें तो गुजरात में है। एटलीस्ट इतना आप ध्यान में रखें ताकि आपको पता हो चीजों के बारे में। अच्छा, संगीता मैत्रा कह रहे हैं कि मैप जो है वो हिंदी में कह रहे हैं पिन पॉइंट करने के लिए, मैं बता देती हूँ आपको एक बार विकास, हिंदी में भी, और ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में ही मैप रखूं आपके लिए। जोधपुर है ऊपर, गणेश्वर है, देन अहार है, ईरान है, कायथा है, नवदा तोली है, दाइमाबाद है, निवासा है, इनाम गांव है, ये जो मस्की है, नाम उनके वही रहेंगे। अगर इनाम गांव का नाम अगर इंग्लिश वाले मैप में ऐसा है तो हिंदी में भी वैसा रहेगा। डिपिक्ट करने की बात है तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि एटलीस्ट मैं हिंदी में भी आपको दे सकूं चीजें, ठीक है। नाउ, लाइफ इन मेटल एज, चालकोलिथिक का जो टाइम पीरियड है उसमें हम तीन मैप्स को इन्वॉल्व करते हैं, तीन तरह की चीजों को चालकोलिथिक में। उसमें हमने ब्रॉन्ज को भी किया, कॉपर को भी किया, और ब्रॉन्ज, कॉपर और एक चीज और थी, स्टोन, ब्रॉन्ज, कॉपर और स्टोन, ठीक है, तांबा, कांसा और पत्थर, इन तीनों को मिला के हमने चालकोलिथिक एज को डिफाइन किया। पीपल जो थे वो चालकोलिथिक एज के काफी ज्यादा एक फर्निश्ड फॉर्म था न्यूलिथिक का, यानी नवपाषाण काल का। तो पीपल रियर कैटल, शिप को, गोट को, आप देखेंगे कि न्यूलिथिक में भी यही सेम चीजें चल रही थी, ठीक है। मेड पोट्री, डेकोरेटेड एंड इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक डिजाइन भी हमें देखने को मिले, ब्लैक पिगमेंटेड विद वेरियस फ्लोरल, यानी कि जो पोट्री होती थी उस पे अलग अलग के फूल पत्ते बने नजर आते थे, ठीक है। और हैंडमेड पोट्री वाज आल्सो प्रेजेंट, द ब्लैक एंड रेड वेयर फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग दिस एज, काला, ब्लैक, राइट, एंड रेड, दोनों को मिला के पोट्री को बनाया जाता था, यानी काले रंग से भी और आपका लाल रंग से भी, उसके ऊपर नकाशी की जाती थी। तो ये कॉन्सेप्ट चालकोलिथिक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें और कुछ पढ़ने वाला नहीं है आपका, एक साइड्स का, एंड रेड एंड ब्लैक जो ब्लैक एंड रेड पोर्ट्रेट वेयर्स जो हैं, यानी पोट्री है, वो चालकोलिथिक में देखने को मिलती है।
और एक्सकवेशन जो है कॉपर बीट्स निकल के आई हैं, बैंगल्स एंड एंकल्स सभी हमें वहां से मिले हैं, क्योंकि कॉपर का ट्रेंड था तो भाई बैंगल्स और एंकलेट्स तो बनेंगी ना, पायलें और चूड़ियों की अगर हम बात करें तो वो कॉपर से ही बनती थी। न्यूलिथिक पीरियड में या फिर अगर हम बात करें आपका मिजो में या पैलेलिथिक पीरियड में, तब कॉपर का ट्रेंड नहीं था ज्यादा, इसलिए उसको हमने स्किप किया। फिर से ईस्टर्न जो हैबिटाट एरियाज हैं हमारे, वहां पे हम देखने को मिलते हैं। और डेड वाज buried in a big stone urns in the habitat area. Sometimes the feet of a dead were chopped off and prevent them from returning to this world. क्या करते थे वहां के लोग, उनके आसपास के जो भी शख्स मरता था, जो जो भाई उनका बहुत खास होता था, तो मरने के बाद उनके जो हाथ पैर थे उनको काट उठ के अपने घर के आसपास वो दफना देते थे। वो ये मानते थे कि भाई इनके मरने के बाद जो हमने दफनाया है, अगले जन्म में फिर से वो पैदा होगा। तो उनके बिलीव्स थे। जैसे कि कश्मीर बुर्जों में हम देखने को मिलता है कि भाई वहां पे गड्ढों में एक स्त्री और पुरुष का युगल मिला है, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मिला है, स्केलेटन मिला है, जो हमें ये बताता है कि वहां पर महिला और पुरुष को साथ में दफनाने का रिवाज था। ठीक है, वैसे चालकोलिथिक पीरियड में हम देखते हैं कि शिफ्ट जब करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो बिलीफ है वो अभी भी जिंदा था, और उन्होंने इस बिलीफ के साथ चीजों को कंटिन्यू किया कि आने वाले टाइम में जो भी व्यक्ति हमारा मरा है वो वापस से फिर से हमारे साथ पैदा होगा अगले जन्म में। और क्या कारण था कि घर के आसपास ही दफनाते थे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे। वो इसलिए दफनाते थे ताकि कि जानवर उनको खाने से बचें, उनको पता चले कि अगर उनके साथ कोई जानवर, अगर उनका हड्डी या उनके जो जो भी चीजें उन्होंने दफनाई अगर उनको खाता है तो उनसे उनका बचाव होता रहे। पीपल यूज टू वर्शिप मदर गॉडेस। ये मदर गॉडेस वाला कॉन्सेप्ट में कॉमन आप देखिए अब क्या है, ये आपका न्यूलिथिक में भी था, ये आपका चारकोलिथिक में था, आयरन में तो था ही, वैदिक एज में भी था, और पोस्ट वैदिक में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ पर था जरूर कहीं ना कहीं। ठीक है, फीमेल फिगरेंस मेड ऑफ क्ले, यानी मिट्टी से बनते थे। अब पानी के आसपास रहेंगे तो चिकनी मिट्टी तो मिली गई ना उनको बनाने के लिए, तो खिलौने मिले हैं, मिट्टियां मिली हैं, मदर गॉडेस के स्टैचूज मिले हैं। ठीक है, इनाम गांव फाउंडेड, इनाम गांव एंड निवासा। ठीक है, इनाम गांव निवासा कहाँ था? ये रहा आपका इनाम गांव और निवासा, नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका ये इनाम गांव और ये आपका ऊपर निवासा, दोनों साथ में ही है। ठीक है, देन उसके बाद फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एंड एएसआई जो थी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फाउंड आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग अ चैरिट डेटिंग बैक ऑफ प्री आयरन और ब्रोंज एज एट सुनौली उत्तर प्रदेश। एएसआई ने जब खुदाई शुरू की तो सुनौली उत्तर प्रदेश से उनको बहुत सारे चैरिट जो था, यानी छोटे मोटे पहिए जो होते थे, मिट्टी के खिलौने अगर हम कह लें उनको, इस तरह के पहिए, ठीक है, उनको देखने को मिलते हैं, एक्सकवेशन में निकल के सामने आते हैं। और 8 ब्यूरल साइट्स हमें मिली हैं। ठीक है, और 4 कॉपर एंटीना स्वॉर्ड्स की बात करें, कॉपर क्राउन्स की बात करें, ग्रेवेयर पोट्री विल्स की बात करें, सम विदाउट स्पोक्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, हेलमेट्स हैं, शील्ड हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब जैसे ही हमने न्यूलिथिक से चालकोलिथिक में शिफ्ट किया, और न्यूलिथिक में जब हमारे पास हंटिंग गैदरिंग प्लस हो गया था और एग्रीकल्चर में हम शिफ्ट कर गए, सेटलमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो चारकोलिथिक में आते आते यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर सामने आई थी कि हमने यहाँ पर मेटल का यूज करना शुरू कर दिया था। हमने क्राउन बना लिए, पोटरी बना ली, हमने यहाँ पे कॉपर का रथ बना लिया बच्चों को खेलने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, तो शील्ड बनाना, हेलमेट बनाना शुरू कर दिया, ऑर्नामेंट्स बनने शुरू हो गए। तो अब देखेंगे डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ा, क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट होता है, हम चाहे आयरन की बात करें, आप देखिए अगर आयरन की बात करें, जिसकी बात हम आगे करेंगे, एक आयरन के इंट्रोड्यूस होने से मगध जैसा साम्राज्य खड़ा हो गया, जो बाद में ग्रेट अशोका में भी कन्वर्ट हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे। ये सिमरन, सुनौली एक्सकवेशन इसमें काफी नया है, तो उसको ध्यान में रखें आप, अपडेट भी रहना काफी ये जरूरी है। इस सुनौले की बात हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है कि इस पे एक अच्छी खासी मूवी भी बनी है, अगर कई लोगों ने ध्यान दिया हो तो। मैंने इंस्टाग्राम पे काफी बार इसकी रील्स देखी हैं, सुनौली। इसको देखिए अगर आप, अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीज है तो। ठीक है, सुनौली के टाइटल के नाम से ही वो इंस्टाग्राम पे भी हाल फिलहाल में काफी ट्रेंड में थी। मैं उनका नाम भूल रही हूँ एक्टर का,
मिस्टर वाजपेयी, आई थिंक उनका सरनेम पीछे पड़ता है, तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। डिस्कवरी के अंडर ही आया है, डिस्कवरी के चैनल ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, लाइफ इन मेटल की बात करें तो अगेन कॉपर है तो डेवलपमेंट होगी। तो मैं वही कह रही थी कि जहां पे आपको कॉपर आयरन दिख जाता है वहां पे डेवलपमेंट होनी अच्छी बात है। गोल्ड की बात करें एग्जांपल के तौर पे, जिस कंट्री के पास इकोनॉमी में गोल्ड की एनहांसमेंट ज्यादा है उसकी इकोनॉमी अपने आप स्ट्रांग होगी ज्यादा। ठीक है, आयरन एज की बात करते हैं। ठीक है, आयरन एज का हमने टाइम पीरियड लिया था, द चारकोलिथिक एज इज फॉलोड बाय द आयरन एज। ठीक है, देयर इज अ फ्रीक्वेंट मेंशन ऑफ आयरन इन द वेदास। वेदों में लोहा को काफी पवित्र माना गया है। दीपावली के आसपास हम विश्वकर्मा जी की पूजा भी इसीलिए करते हैं, आपको पता है। तो इसका एक रिलीजियस फैक्ट भी है, क्योंकि इंडिया में खास बात यह है कि जब हम किसी भी चीज को रिलीजन से कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। मनोज वाजपेयी, नॉट मनोज वाजपेयी, मैं कल बता दूंगी उनका नाम आपको, इज नॉट मनोज वाजपेयी। ठीक है, देर इज अ फ्रिक्वेंट मेंशन ऑफ आयरन इन द वेदास। आयरन का जो वेदों में काफी बार उसका नाम लोहे का देखने को मिलता है। सदर्न पेनिनसुलर जो है रिलेटेड टू मेगालिथिक ब्यूरियल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। सच ग्रेव्स आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे पत्थर और ग्रेव्स हमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स हैं हल्लौर, मस्की, कर्नाटका, नागार्जुन कोंडा एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, अब यहाँ से सवाल बनता है हमेशा। ब्लैक एंड रेड पोट्री आयरन आर्टिफैक्ट्स सच एज होज एंड सिकल्स एंड स्मॉल वेपन्स वर फाउंड इन दिस मेगालिथिक ब्यूरल साइट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे आयरन के, रेड, ब्लैक एंड रेड पोट्री के बहुत सारे ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है जो हमारे डेली यूज में काम आती है। वेपन्स देखने को मिलते हैं। यस सिमरन, इसका टाइम पीरियड मैं लिख भी देती हूँ, 500 से लेके 600 BC तक है। अच्छा, ये जब आप टाइम पीरियड देखते हैं तो कुछ और आपको दिमाग में आता है क्या? कुछ ध्यान में आ रहा है BC को लिखते हुए? 1500 से लेके 600 साल का जो टाइम पीरियड है। विकास रॉय, 1500 से क्यों 1000 तक? 1000, राइट। थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दे, वैदिक और पोस्ट वैदिक एरा में। आयरन एज वाला सेक्शन जो है, क्या टाइम था वैदिक एरा का और पोस्ट वैदिक एरा का? विकास आप ठीक थे, नो नीड ऑफ डिलीट योर मैसेजेस। ठीक है, वैदिक एज एंड पोस्ट वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड बताएं आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपका पूरा का पूरा स्टोन एज। अब मैं यहाँ पे एक समरी आपको बताने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दें आप। ठीक है, और जो भी आपका डाउट है उसको आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे 2-3 तरह की चीजें डिस्कस की। हमने यहाँ पे पैलेलिथिक टाइम डिस्कस किया, मेसोलिथिक डिस्कस किया, और हमने यहाँ पे न्यूलिथिक डिस्कस किया, चारकोलिथिक डिस्कस किया और आयरन एज डिस्कस किया। यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 तरह के हमने टाइम फ्रेम डिस्कस किया प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में। प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब होता है जहाँ पे हमें रिटर्न एविडेंसेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, यानी नो लिटरेचर, नो एविडेंसेस, सिर्फ साइट्स के बलबूते पे हमने ये कहा कि हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। फिर हमने एक सफर तय किया यहाँ पे पैलेलिथिक से लेके आयरन एज तक के टाइम पीरियड में, या फिर अगर हम न्यूलिथिक तक की भी बात कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आपका पैलेलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, चाल्कोलिथिक है, देन आयरन एज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में डिस्कस किया, होमो इरेक्टस के बारे में डिस्कस किया, होमो हैबिलिस के बारे में डिस्कस किया, होमो सेपियंस के बारे में डिस्कस किया, होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि पैलेलिथिक टाइम पीरियड में जो उनका टाइम फेज था वहां पर सिर्फ और सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग तक चीजें लिमिटेड थी। जैसे हम मिजो में शिफ्ट हुए तो यहाँ पे इन्होंने मिजो में हंटिंग भी थी, गैदरिंग भी थी, थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी था, और अब उन्होंने वहां से हिलना डुलना कम कर दिया। हिलते थे, डुलते थे, काम करते थे, आगे बढ़ते थे, पर कम कर दिया। स्टेबिलिटी के बारे में सोचना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, चारकोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में उन्होंने ये डिस्कस, हमने ये न्यूलिथिक में हमने डिस्कस किया कि दिस इज द कल्मिनेशन, यानी कि हमने मेसोलिथिक के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे, और पैलेलिथिक के बारे में डिस्कस किया, जो कहीं ना कहीं न्यूलिथिक का एक एनहांस्ड रोल था। ठीक है, यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग भी थी, एग्रीकल्चर भी था, वीट एंड बार्ले भी था,
यहाँ पे पानी भी हमें देखने को मिलता है। तो सारी चीजें हमें न्यूलिथिक में देखने को मिलती है। चालकोलिथिक में जब हम शिफ्ट हुए तो अल्टीमेटली हमने, हाँ संगीता, वैदिक से हमें रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं। हाँ विकास, अगली क्लास हिंदी में ही, अभी भी हिंदी में चल रही है मेरे हिसाब से, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपका डाउट जो भी उसे क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। देन जब हम चारकोलिथिक में शिफ्ट हुए तो चारकोलिथिक पीरियड में हमने देखा कि हमने यहाँ पे न्यूलिथिक को ही फॉलो किया, यानी एग्रीकल्चर भी था, सब कुछ था। हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया कॉपर, चारकोलिथिक पीरियड में कॉपर को, अगर आप देख कॉपर में कॉपर को, ब्रॉन्ज को और साथ में स्टोन को, यानी तीनों के जो फॉर्मेट था उसको हमने डिस्कस किया चारकोलिथिक पीरियड में। आयरन का तो अपना अलग ही एक टॉपिक बनेगा जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, वैदिक एरा के आसपास, हड़प्पन के बाद वाला जो टाइम फेज है, तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट आयरन से ये तो क्लियर था कि प्रोग्रेस जो थी वो लगातार चल रही थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम से लेके होमो सेपियंस सेपियंस की अगर हम बात करें, या जब मानव ने ये सोचा कि मुझे खाना भी खाना है, खेती भी करनी है, स्टेबिलिटी भी रखना है, और दूसरे कबीले के साथ एक मेटेरियल जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बना के रखने, यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। और बार्टर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था हमने प्री मॉडर्न टाइम में भी देखा, और बाद में हमने ये भी डिस्कस किया कि बार्टर सिस्टम जो था वो सिर्फ ना सिर्फ प्री हिस्ट्री में, हड़प्पन में, या फिर वैदिक में, प्री वैदिक में, पोस्ट वैदिक में, मगध अशोकन के टाइम की बात करें, यहाँ तक कि मिडिवल पीरियड में जाकर कहीं जब मोहम्मद बिन तुगलक ने करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, या फिर खलजी ने जब मार्केट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, तब हमने कहीं करेंसी का कॉन्सेप्ट देखा। उससे पहले हम बार्टर सिस्टम को ही फॉलो कर रहे थे। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये पूरी समरी थी उसकी। बाकी इसके अलावा कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। विकास, मैं पंजाब से हूँ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोन एज, और आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। 9 बजे या 10 बजे हम मिलते हैं आज, जो भी 9 बजे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और हमारा टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना, जहाँ पे हमारा एक ऑथेंटिकेशन रहेगा कि हमारा मकसद सिर्फ कंटेंट को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि कंटेंट के साथ थ्योरी को भी डिस्कस करना, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोन एज। हमारा खत्म होता है। कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ, जानेंगे इतिहास को थोड़ा और करीब से। और आप जो नोट्स हैं उसको बनाते रहिए साथ में। जो PDF है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है, कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। आपका मोटिवेशन हमें और बेहतर करने का मौका देगा। और SRS 10 का कोड अप्लाई करके आप मेरा सब्सक्रिप्शन पैक ले सकते हैं 24 मंथ 12 मंथ के लिए अनअकैडमी के ऊपर। संगीता, कल की क्लास का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कर लिए हैं कवर। ठीक है, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। वी डन ऑलरेडी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, हमने किया स्टोन एज, उसके बाद हम सीरीज बढ़ाएंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ, देन वैदिक, देन पोस्ट वैदिक। यानी हमारी कोशिश है कि इस महीने हम कम से कम 15 टॉपिक्स कवर कर लें, 12 या 15 टॉपिक्स प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। संगीता, थैंक यू सो मच। आपका मोटिवेशन ही हमें और अच्छा करने का मौका देता है। तो हमारे साथ जुड़े रहें आप। आपका कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। तो क्लास को एंड करते हैं, काफ़ी वैसे भी लंबी क्लास हो गई है। तो पर यहाँ का मकसद क्लास लंबी होना नहीं है, हम 2 घंटे पढ़ते रहें, पर आपको इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। आप ये जाने कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने की दोबारा जरूरत ना पड़े आपको। प्रैक्टिस के लिए पढ़ते रहे वो एक अलग बात है, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए इस क्लास के बाद से, जो मेरी अपनी पर्सनल कोशिश रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन पैक। विकास मुझसे पूछ रहे थे, आई थिंक आदित्य कुमार शर्मा, हेलो, थैंक यू एवरीवन, सो हेल्पफुल लेक्चर, संगीता कह रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। मिस्टर राज, हमारा काम ही एक्सप्लेनेशन को बेहतर बनाना है, पर उसका फायदा तभी है अगर आप इस बार JRF लेकर रहेंगे तब, जो कि मेरे क्रैश कोर्स का टैगलाइन भी है। तो एटलीस्ट बीइंग अ गुड टीचर्स आप हमारे साथ जुड़े रहें, बीइंग गुड लर्नर्स हमारे साथ जुड़े रहें, और कोशिश करें कि आप बेहतर कर पाएं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, हम मिलते हैं 11 बजे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर के साथ, प्लस आज 9 बजे डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जहां पे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन उठाएंगे
4 हमारे ऑप्शंस रहेंगे और 40 कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। यानी आप मान के चलिए अगर 1 घंटे में अगर आप 40 कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर कर पाते हैं, 40 ना भी रखें, 30 भी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं। यानी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। और रह गई बात कंटेंट थ्योरी की, तो उसका हम काम कर ही रहे हैं सुबह 11 बजे वाली क्लास में और 4 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर एन अकेडमी चैनल, जहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स हैं आपके साथ बेस्ट करने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोशिश है कि एंटी का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए ताकि हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को स्टार्ट कर पाए, है ना। बाकी तो स्टार्ट तो हम कर ही रहे इंटरेस्टिंग वे में। विकास रॉय, आपकी बात पे हम ध्यान नोट कर लिया गया है आपकी बात। कोशिश करेंगे आगे से हिंदी में भी लेक्चर लें आपका। राइट, तो मिलते हैं 9 बजे की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के साथ, और कल 11 बजे मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, जहाँ पे बात करेंगे कि भाई अब आदि मानव खेती करने लग गया है, तो अब रहना कैसे शुरू कर रहा है, ट्रेड वाला कल्चर जो बार्टर सिस्टम में भी था वो कैसे डेवलप होता है। ठीक है, बाकी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग JRF दिस टाइम। मिस्टर राज, डेफिनेटली यू कैन गेट इट। बस आपका डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। कंसिस्टेंट रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और ऐसा